हेलो स्टूडेंट्स, आज हम एटॉमिक स्ट्रक्चर का रिवीजन करने जा रहे हैं। तो देख लीजिए, मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कुछ वैल्यूज जल्दी से। मास ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू होता है 1.6726 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। मास ऑफ न्यूट्रॉन इज 1.675 इंटू 10⁻⁻24 ग्राम। आप देखो, इनका मास ऑलमोस्ट सेम होता है, डेसिमल के 2 डिजिट तक वैल्यू सेम दिख रही है आपको। तो हम बोल देते हैं मास ऑफ प्रोटॉन अप्रॉक्स इक्वल टू मास ऑफ न्यूट्रॉन। आगे लिखा हुआ है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻⁻28 ग्राम इक्वल टू 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। आप याद रखें, आप यूनिट ग्राम में यूज कर रहे हैं या किलोग्राम में। वैल्यू तभी जब बच्चे क्वेश्चन करते हैं तो इसमें एरर कर देते हैं। वो कई बार उन्हें किलोग्राम में वैल्यू डालनी होती है तो वो गलत कर जाते हैं, 10⁻28 का डेटा लिख जाते हैं। तो आपको यूनिट ध्यान रखनी है, किलोग्राम और ग्राम में कहाँ क्या वैल्यू लिख रहे हैं आप। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, यही चार्ज ऑन प्रोटॉन होता है। हम बोलते हैं कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज नेगेटिव होता है, प्रोटॉन पर चार्ज पॉजिटिव होता है, बट मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज या वैल्यू ऑफ चार्ज जो होती है वो सेम है दोनों की। यानी कि अगर हम मैग्नीट्यूड के फॉर्म में बात करेंगे तो चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू चार्ज ऑन प्रोटॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जितना चार्ज होता है उतना ही एक प्रोटॉन पे चार्ज होता है। रेडियस ऑफ न्यूक्लियस आर इक्वल टू आर नॉट इंटू a⁻1/3। हियर a नॉट मास नंबर, सॉरी, हियर a is मास नंबर। मास नंबर मतलब प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आर नॉट की वैल्यू होती है 1.33 इंटू 10⁻⁻13 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है हमारा थॉमसन मॉडल ऑफ एटम। इसको पढ़ लेते हैं। इसका एक नाम और है, इसे बोलते हैं हम लोग वाटरमेलन या प्लम पुडिंग मॉडल। तो जैसे मैंने एक डायग्राम यहाँ पर शो किया हुआ है, जैसे एक वाटरमेलन को कट किया तो अंदर से पूरा रेड एरिया दिखता है, उसका मैक्सिमम एरिया। तो यहाँ पर मैक्सिमम एरिया आपको रेड दिख रहा है, उसमें कहीं वाइट कलर से बीच बीच में सीड्स फंसे होते हैं रैंडमली, कहीं पर भी फिक्स रहते हैं वो, इस टाइप से। तो इसने इसी टाइप के मॉडल को अज्यूम किया था या एक्सप्लेन किया था कि एक पॉजिटिव चार्ज होता है पूरे एरिया में, जो रेड रेड कलर का आपको दिख रहा है वो पॉजिटिवली चार्ज है बॉडी। ये पॉजिटिव चार्ज बॉडी है, पॉजिटिव बॉडी। और इसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फिल हैं, जो फिक्स है व्हाइट कलर से मैंने शो किए गए हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स है नेगेटिवली चार्ज बॉडी। तो उसने इस टाइप का स्ट्रक्चर बताया था कि ऐसा स्ट्रक्चर होता है। मतलब ये कि मास, फाइनली ये था, मास एंड चार्ज ऑफ एन एटम इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट इट्स वॉल्यूम एंड सेकेंड इज इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड, मतलब इधर उधर इलेक्ट्रॉन्स उसमें फंसे हुए हैं, बिखरे हुए हैं। ओवरऑल एटम इज न्यूट्रल, यानी टोटल पॉजिटिव चार्ज इक्वल टू टोटल नेगेटिव चार्ज, ये इसने बोला था। तो फिर इसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया जिसे बोला गया रदरफोर्ड अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट। ये देखा गया कि वाकई में इसमें जो पॉजिटिव बॉडी है वो कितने वॉल्यूम को या कितना एरिया को ऑक्यूपाई करती है। तो एक गोल्ड फॉइल ली गई, गोल्ड फॉइल, और ये जो मैंने डायग्राम बनाया हुआ है, ठीक है, इसकी लेवलिंग आपको आती होगी। जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड फ्लोरोसेंट स्क्रीन। ये गोल्ड फॉइल है जो मैंने गोल्ड से रिप्रेजेंट किया हुआ है, सर्किल बनाया हुआ है। इस पर अल्फा पार्टिकल की बम्बार्डिंग की। ये सारे कलरफुल जो लाइनें ड्रॉ की हैं मैंने यहाँ पर, वो सारे अल्फा पार्टिकल हैं। ये अलग अलग कलर से क्यों बताई है उसका कारण बताता हूं मैं अभी आपको। और यहाँ पर हमने एक सोर्स लिया, रेडियो एक्टिव एलिमेंट कोई, जिससे अल्फा पार्टिकल एमिट होते हैं। उन्हें एक स्लिट की हेल्प से डायरेक्शन दी गई जिससे कि वो एटम या उसी गोल्ड फॉइल पर जाकर स्ट्राइक करें। तो देखो आप ध्यान से, यहाँ पर जो उसने कंक्लूजन निकाला वो क्या कंक्लूजन है। तो पहले उसके जो ऑब्जर्वेशन थे उसके बाद उसका कंक्लूजन आया। तो ये ऑब्जर्वेशन आपको यहाँ दिखाई देगी। जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस के नियरेस्ट हैं वो मैक्सिमम डेविएट हुए हैं अपने रास्ते से। जैसे इसमें व्हाइट कलर की एक लाइन देखो, व्हाइट कलर की लाइन बिल्कुल न्यूक्लियस से हेड ऑन कॉलिजन हो रही है, यानी वो 180 डिग्री पर डेविएट हो रहा है, यानी उसी रास्ते पर रिवर्स हो रहा है, वापस आ रहा है। अगर आप देखें ग्रीन कलर की लाइन,
ये वाली लाइन, ये जो ग्रीन कलर की लाइन है ये न्यूक्लियस से स्लाइटली दूर है, यानी कि इसका डेविएशन तो होगा लेकिन उतना नहीं होगा जितना व्हाइट कलर की लाइन का हुआ है, क्योंकि वो न्यूक्लियस से थोड़ा सा दूर है। और अगर वो न्यूक्लियस से दूर है तो उसका डेविएशन आप देखो कुछ एंगल पे हुआ, ग्रीन कलर का डेविएशन ये दिख रहा है आपको। अब आप उससे और दूर जाओ, रेड कलर की लाइन देखो, रेड कलर की लाइन का डेविएशन और कम हुआ, और उससे दूर जाओ तो ब्लू कलर की लाइन का रेडिएशन और कम हुआ। ये अल्फा पार्टिकल एक्चुअली He डबल पॉजिटिव आयनाइज होता है। इसका मतलब ये है कि जो अल्फा पार्टिकल है वो भी पॉजिटिवली चार्ज है और वो डेविएट हो रहा है तो डेफिनेटली उसे पॉजिटिव बॉडी ही रिपेल कर रही होगी। इसी टाइप से नीचे की तरफ भी मैंने वही लाइंस बनाई हैं, कोई ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन एक दूसरे का मतलब कॉपीड है। तो ये इससे ये रिजल्ट निकलता है कि हाँ एटम के अंदर कोई पॉजिटिव बॉडी तो है, ये तो क्लियर हो गया। अब उसने ऑब्जर्व क्या क्या किया, उसने ऑब्जर्व ये किया कि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास फ्रॉम द एटम। इसका मतलब ये कि उसने कंक्लूजन निकाला कि मोस्ट ऑफ द वॉल्यूम और स्पेस एटम का एम्प्टी है, खाली है। दूसरा, बहुत कम पार्टिकल अपने रास्ते में वापस आए। इसका मतलब ये, मतलब 10,000 में से एक पार्टिकल अपने रास्ते वापस है, इसका मतलब जो पॉजिटिव बॉडी है वो बहुत छोटी है, और अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे थे, इसका मतलब उसमें पॉजिटिव बॉडी तो है, और जो पॉजिटिव बॉडी है वो बहुत छोटी है। इसने बोला कि ये पॉजिटिव बॉडी एटम के सेंटर में रहती है, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं। तो इसने न्यूक्लियस के बारे में हमको यहां बता दिया कि न्यूक्लियस सेंटर में होगा। तो इलेक्ट्रॉन कहां होंगे, इसने बोला कि इलेक्ट्रॉन्स एटम के चारों तरफ अलग अलग पाथ पर मूव कर रहे होंगे हाई काइनेटिक एनर्जी के साथ में। तो ये इसका ऑब्जर्वेशन था। फाइनली उसने बता दिया ऑलमोस्ट होल स्पेस ऑफ एटम इज एम्प्टी, पॉजिटिवली चार्ज्ड कोर प्रेजेंट इन सेंटर कॉल्ड न्यूक्लियस। ठीक है, तो रदरफोर्ड एटॉमिक मॉडल क्या आया, मैंने वैसे इसमें एक्सप्लेन कर दिया आपको। उसने बोला था पॉजिटिवली चार्ज न्यूक्लियस प्रेजेंट इन सेंटर ऑफ एटम, ये उसका एक मॉडल हो गया। इसने इमेजिन किया कि भाई न्यूक्लियस एटम के सेंटर में पॉजिटिव बॉडी प्रेजेंट है, दैट इज न्यूक्लियस। दूसरा, इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड न्यूक्लियस विद हाई वेलोसिटी एट डिफरेंट पाथ। ओवरऑल एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। Volume of nucleus is negligible with respect to volume of atom। ये इसने मेन पॉइंट्स बताए थे। बस जैसे ये बात आई तो इसके डायग्राम को फेल कर दिया गया। कैसे, ये बोला गया कि अगर कोई चार्जेबल बॉडी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड में मूव कर रही है तो वो एनर्जी जनरेट करेगी, एनर्जी प्रोड्यूस करेगी। अब इलेक्ट्रॉन तो चार्ज है, नेगेटिवली चार्ज है, अगर वो मूव कर रहा है तो यहाँ से उसकी एनर्जी रिलीज होगी, और जब एनर्जी रिलीज होगी तो धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के नज़दीक आते रहेंगे, और न्यूक्लियस के नज़दीक आएंगे तो एक टाइम ऐसा आएगा जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलाइड हो जाएगा, और अगर एटम न्यूक्लियस में कोलाइड हो गया तो एटम फिनिश हो जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में कोलाइड हो गया तो एटम फिनिश हो जाएगा। यानी कि इसमें एक थ्योरी फेल हो गई, क्योंकि एटम नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इस थ्योरी पे चलती है। तो उसके अकॉर्डिंग जो पाथ उसने बताया, जो उसने मॉडल दिया, उसके अकॉर्डिंग तो एटम कोलाइड कर जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो उसका जो मॉडल था वो फेल हो गया, राइट। नेक्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच, इसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। मतलब ये क्या है, यहाँ पर आप देखो, ये जो व्हाइट कलर की लाइन के बारे में बात कर रहे हैं, ये व्हाइट कलर की लाइन जो हेड ऑन कॉलिजन होता है, ये नियरेस्ट न्यूक्लियस के कितने नजदीक जाता है, हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, तो हम इसके लिए कुछ फॉर्मूले डायरेक्ट करते हैं। मैंने डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है, आर मिनिमम, यानी वो आर मिनिमम डिस्टेंस 2k/q1 अपॉन mv², ये वैल्यू डिराइव की है। ठीक है, इसके पहले मैं कुछ और चीजें आपको बता दूं। इसमें कभी भी आप याद रखना, काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, हाफ mv², आपको मालूम है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ पार्टिकल, पोटेंशियल एनर्जी mgh होती है, लेकिन हम यहाँ उसकी बात नहीं करेंगे mgh की। हम यहाँ बात करेंगे, जैसे मान लीजिए एक अल्फा पार्टिकल है, एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस भी पॉजिटिवली चार्ज है, अल्फा पार्टिकल भी पॉजिटिव चार्ज है, ये ए पार्टिकल है, ये बी पार्टिकल है। इनके बीच क्या होगा,
इनके बीच होगा रिपल्सन। अगर इनके बीच रिपल्सन होगा, रिपल्सन, तो यहां पर इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q2 है, इनके बीच का डिस्टेंस हमने बोला है R। तो इसमें पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखी जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू K Q1 Q2 अपॉन R। और K की वैल्यू होती है, K इक्वल टू होता है 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। इसी टाइप से अगर मान लीजिए एक नेगेटिव बॉडी है जैसे कि इलेक्ट्रॉन, एक पॉजिटिव बॉडी है जैसे कि न्यूक्लियस, इसको याद रखना आगे काम आने वाला है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी के बीच में क्या लगता है? अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, मान लीजिए इनके बीच का डिस्टेंस आ रहा है, ये वैल्यू K1 Q1 ये Q2, कोई सेम। इसका Q1 को हम E से, तो Q का मतलब होता है ZE। मैं आपको बता दूं Q का मतलब ZE। अगर आपको Z मतलब एटॉमिक नंबर, E इज चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, तो आप जब चार्ज ऑन प्रोटॉन भी लिखें तो अभी इलेक्ट्रॉन के बराबर चार्ज बता सकते हैं आप उसको। ओके, तो यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू क्या होगा? एक्चुअली अट्रैक्शन हो रहा है माइनस K Q1 Q2 अपॉन R, राइट। तो आप इसको याद रखना, हम इन चीजों को यूज करने वाले हैं आगे चल के। ओके, देखिएगा, मैंने ये बोला कि हम हेडिंग एक्चुअली हमारी है कैलकुलेशन ऑफ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच। हम इसको कैलकुलेट करने वाले थे। तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ये एटम, और ये जो पार्टिकल है वो इसके कितने नजदीक पहुंचा यहां तक, क्योंकि इसका पॉजिटिव चार्ज, मान लीजिए इसका पॉजिटिव चार्ज कहीं यहां तक इसका इफेक्टिव पॉजिटिवली चार्ज है, तो न्यूक्लियस के नियरेस्ट, मतलब उसकी सरफेस से कोलाइड तो नहीं करेगा, उसके पॉजिटिव चार्ज से वो रिपेल होगा। अल्फा पार्टिकल, ये अल्फा पार्टिकल है, अल्फा पार्टिकल। तो ये अल्फा पार्टिकल कहीं जाके रुकेगा पॉजिटिव चार्ज के नियरेस्ट, और वहां से वापस आएगा। ये जहां जाके रुकेगा, ये वाला जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस, चलिए मैं दूसरा कलर यूज कर लेता हूँ। ये जो डिस्टेंस है यहां से यहां तक का डिस्टेंस, ये है आर मिनिमम, इसको हम निकालने वाले हैं आर मिनिमम। तो आप देखो यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स बनाए हुए हैं, ए पॉइंट, बी पॉइंट। आप देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी Ke1 Ke2, और आपको इसमें साफ साफ दिख रहा है कि जैसे जैसे पार्टिकल न्यूक्लियस के नजदीक जाएगा वैसे वैसे उसकी स्पीड कम होती जाएगी, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, यानी Ke1 इज लेस देन, सॉरी, Ke1 इज ग्रेटर देन Ke2। और एक टाइम ऐसा आएगा जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल जीरो हो जाएगी, यानी कि उसकी पूरी पूरी काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? पोटेंशियल एनर्जी में। तो हम यहाँ पर आर मिनिमम की उस कंडीशन को हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि हम ये जो आर मिनिमम लिखा हुआ है, हम बात करने वाले हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ mv² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी K Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम, K Q1 Q2 अपॉन आर मिनिमम। तो हमारे पास फॉर्मूला ड्राइव हो गया, मैंने ऊपर लिखा हुआ है आर मिनिमम इज इक्वल टू 2K Q1 Q2 अपॉन mv²। तो जब आपको आर मिनिमम निकालना है आप इस फॉर्मूले का यूज करें। ओके, नेक्स्ट, वेव। वेव क्या होता है? ट्रांसफर ऑफ मास विदाउट ट्रांसफर ऑफ, सॉरी, वेव ट्रांसफर ऑफ एनर्जी विदाउट ट्रांसफर ऑफ मास or matter is called wave. I repeat, mode of energy transfer from a place of another place without displacement of matter. सुनाई दे गया? एक्चुअली मैं पहले दो से गलत बोल गया था, इसलिए मैं यहां पर उसको रिपीट कर रहा हूं वापस। I repeat, transfer of energy without transfer of matter is called wave. और वेव ऐसे चलती है, ऐसे। इसमें यहां से यहां तक के डिस्टेंस को हम बोलते हैं एम्पलीट्यूड। वो वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है।
ओके, यहां से यहां तक की डिस्टेंस को बोलते हैं लैम्डा वेवलेंथ। ये जो ऊपर होता है इसे बोलते हैं क्रेस्ट या पीक, और ये डाउनवर्ड साइड, ये नीचे की साइड होता है, उसको बोलते हैं ट्रफ। ओके, वेवलेंथ को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। डिस्टेंस बिटवीन टू ट्रफ या क्रेस्ट ऊपर दिख रहा है, इसे हम वेवलेंथ बोलते हैं। इसमें मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। न्यू फ्रीक्वेंसी, न्यू इक्वल टू होता है सी अपॉन लैम्डा फ्रीक्वेंसी। सी स्पीड ऑफ लाइट, सी होती है स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, अप्रोक्स ये वैल्यू हम लोग यूज करते हैं इसमें स्पीड ऑफ लाइट में। टी टाइम पीरियड, टाइम पीरियड इज इक्वल टू 1 अपॉन फ्रीक्वेंसी। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार जब टाइम पीरियड का क्वेश्चन आता है तो बच्चे भूल जाते हैं इसको। और न्यू बार इज अ वेव नंबर इज 1 अपॉन लैम्डा। यूनिट इन्हीं के अकॉर्डिंग आ जाएगी। इसकी वेव नंबर की यूनिट सेंटीमीटर इनवर्स होती है, वेवलेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होगी, न्यू की यूनिट हर्ट्ज होगी, एच जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। टाइम पीरियड की यूनिट तो टाइम है, तो डेफिनेटली टाइम सेकंड वगैरह होगा, जो भी है टाइम जिसमें भी निकालना है आपको, ये सबसे। नेक्स्ट लिखा हुआ है मैक्सवेल थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। क्या होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, उसकी बात कर लेते हैं। फर्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस is emission and transmission of energy in form of wave. Electromagnetic radiations have two components, that is, number one electric field component and second is magnetic field component. I repeat, electric field and magnetic field and propagation of light ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। मतलब ये कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड मान लीजिए आप डायरेक्शन, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, ये, और ये प्रोपेगेशन ऑफ लाइट, ये एक्स एक्सेस हो गया, ये वाई एक्सेस, और ये जेड। मतलब ये है, मैंने ये बताने की कोशिश की है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोपेगेशन ऑफ लाइट ऑल आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। प्रोपेगेशन ऑफ लाइट का मतलब डायरेक्शन ऑफ लाइट। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट ही हम ऐसे मानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया, एक दूसरे को परपेंडिकुलर ऑसिलेट करती हैं। तो यहाँ पर जहाँ पर ये ऑसिलेट कर रही हैं वहां से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। ये जो मैंने रेड कलर से यहाँ रिप्रेजेंट किया हुआ है आपको, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जनरेट होती है। तो इस टाइप से इलेक्ट्रिक फील्ड। अच्छा, स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन इज सेम एज स्पीड ऑफ लाइट, और ऊपर मैंने लिखा स्पीड ऑफ लाइट 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट इज ऑल्सो वन टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस कौन कौन सी होती हैं वो भी देख लो। हम पढ़ते हैं इसमें कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, ये याद रहनी चाहिए आपको एनी हाउ, अल्ट्रा वायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड, माइक्रोवेव और रेडियो वेव। यानी कि अगर हम इधर से इधर जाते हैं, ये एक लाइन ड्रॉ की है मैंने, ये सारे पॉइंट्स, तो इधर से इधर जाने पर वेवलेंथ इंक्रीज होती है। अगर वेवलेंथ इंक्रीज होती है इसका मतलब एनर्जी ऑफ रेडिएशन डिक्रीज होती है। ये जो विजिबल है इसमें आपको यहां पर विवग्योर याद रखना है। आप जानते हैं यहां पर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, ऑलमोस्ट 700 नैनोमीटर, और वॉयलेट की वेवलेंथ होती है 400 नैनोमीटर। ये मैंने विवग्योर में बताई है। विवग्योर के अंदर रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज्यादा होती है, वॉयलेट की सबसे कम होती है। इसका मतलब ये कि वॉयलेट की एनर्जी सबसे ज्यादा होगी इसमें विवग्योर में, और रेड की एनर्जी सबसे कम होगी। तो ये आपको यानी हाँ याद रखनी है चीज। याद रखने का ये सीक्वेंस भी मैं एक बता देता हूं यहाँ पर। जैसे कॉलेज गर्ल्स आर अल्टीमेट visitors in
माय रेस्टोरेंट। ठीक है, तो कॉलेज का मतलब क्या होता है? कॉलेज का मतलब है, यहां पर लिख देता हूं ये रेस्टोरेंट, रेस्टोरेंट। ओके, कॉलेज का मतलब कॉस्मिक रेज, ये कॉस्मिक रेज। गर्ल्स मतलब गामा रेज, आर का कोई मतलब नहीं है तो इसे क्रॉस कर दो तो ये बन गया एक्स रेज। अल्ट्रावायलेट यूवी, विजिबल विजुअल रीजन, इंफ्रारेड आईएन, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव। तो आप इस सीक्वेंस को याद करेंगे, आराम से याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास स्पेक्ट्रम। स्पेक्ट्रम का मैंने क्लासिफिकेशन किया हुआ है, इसमें मैं बहुत ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। स्पेक्ट्रम दो तरह के होते हैं, एक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, एमिशन स्पेक्ट्रम हमको पढ़ना होता है। जनरली आप अपनी थ्योरी में मैक्सिमम एमिशन स्पेक्ट्रम की बात करते हैं। ये दो तरह का जो आपको पढ़ना है वो है लाइन स्पेक्ट्रम और बैंड स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम एटॉमिक स्पेक्ट्रम कहलाता है और बैंड स्पेक्ट्रम मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम कहलाता है। तो याद रखना है आपको, इस पर क्वेश्चन बनता है कि लाइन स्पेक्ट्रम का मतलब बाय डिफॉल्ट एटॉमिक स्पेक्ट्रम और मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या बैंड स्पेक्ट्रम, बैंड स्पेक्ट्रम को बोलते हैं मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम। डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम क्या होते हैं? जैसे सन से लाइट आती है, अगर सन से आने वाली लाइट को आप प्रिज्म से पास करेंगे तो प्रिज्म से आपको कलर तो नजर आएंगे, लेकिन आप ये नहीं डिसाइड कर पाएंगे कौन सा कलर कहाँ स्टार्ट हो रहा है, कहाँ पे फिनिश हो रहा है। वो कलर एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे होंगे। इस टाइप से जो कंटिन्यू में आपको ऐसे मिलता है स्पेक्ट्रम, उसको बोलते हैं हम लोग कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। लेकिन अगर आप सेपरेट कर सकते हैं एक फिक्स लाइन तक कि भाई यहाँ से यहाँ तक एक कलर है, उसके बाद गैप है, उसके बाद दूसरा कलर है, प्रॉपर आपको उसमें कलर डिफरेंस मिलती है, उसको बोलते हैं हम लोग डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। तो हम लोग यहाँ पर मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्ट्रक्चर स्पेक्ट्रम, सॉरी, ये हमारे पास डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में? सिंपल सी बात है, E इक्वल टू एच न्यू, यानी एनर्जी ऑफ फोटोन इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा। इस टर्म को आप लोग यूज करने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में। E इक्वल टू एच न्यू, यानी ये फोटोन की एनर्जी है, फोटोन के फॉर्म में। E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा, ये लिख सकते हैं क्योंकि आपको पता है न्यू का मतलब क्या होता है? C अपॉन लैम्डा। ओके, अगर मान लीजिए एक फोटोन की एनर्जी लिखी जाती है तो एक फोटोन की एनर्जी होती है हमारे पास कितनी? एच न्यू। अगर एन फोटोन की एनर्जी लिखी जाए तो E इक्वल टू एन एच न्यू। एन का मतलब नंबर ऑफ फोटोन, और नंबर ऑफ फोटोन की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? 1 2 3 कुछ भी इंफिनिटी तक, यानी ये नेगेटिव जीरो नहीं होती है, बस कुल मिला के ये फ्रैक्शन भी नहीं होती है, फोटोन होल नंबर में ही होते हैं, इसीलिए हम क्वांटाइजेशन वर्ड यूज करते हैं। अच्छा, एक और बात, फोटोन बोला जाए या क्वांटा बोला जाए, यहां पर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपको फॉर्मूला E इक्वल टू एच न्यू का ही लगाना है। क्वांटा हो क्योंकि वो एनर्जी बंडल है, और एनर्जी बंडल की एनर्जी को हम लोग E इक्वल टू एच न्यू से ही रिप्रेजेंट करेंगे। एच न्यू मतलब होता है एक फोटोन की एनर्जी, टू एच न्यू का मतलब होता है टू फोटोन की एनर्जी, यानी एच न्यू का मल्टीपल ही होगा, नंबर ऑफ फोटोन के अकॉर्डिंग एनर्जी आएगी, राइट। इसके बाद में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पढ़ते हैं। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या है? यहां पर किसी मेटल प्लेट पर एनर्जी इंसिडेंट होती है और उस मेटल प्लेट से कुछ इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं। जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होते हैं उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं हम लोग फोटो इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि मेटल प्लेट पर फोटॉन्स इंसिडेंट हुए। मैंने जैसे ये डायग्राम बनाया हुआ है, आप डायग्राम में देख सकते हैं, मेटल प्लेट पर कुछ फोटॉन्स इंसिडेंट हुए, इन फोटोन की एनर्जी एच न्यू होगी। अगर फोटॉन्स हैं तो टू फोटोन आ रहे हैं यानी 2 एच न्यू, 3 आ रहे हैं 3 एच न्यू। सोर्स हम एक ही लेके चलेंगे। केमिस्ट्री के अंदर हम जो सोर्स है एक एक्सपेरिमेंट में एक ही रखते हैं, अगर हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करते हैं तो सोर्स बदलते हैं, यानी कि हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी है पर्टिकुलर सोर्स से आने वाले फोटॉन्स की, वो एक कांस्टेंट वैल्यू है। सो प्लीज याद रखना, इस चैप्टर के अंदर हम लोग एक सोर्स को यूज कर रहे हैं, अगर हम वही सोर्स रखेंगे अब हमेशा तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, सभी फोटॉन्स की फ्रीक्वेंसी सेम रहने वाली है। ओके, तो यहाँ पर देखिए मैंने एक डायग्राम बनाया हुआ है, इसमें एक मेटल प्लेट है, वैक्यूम ट्यूब है, वैक्यूम ट्यूब में उस मेटल प्लेट पर फोटोन इंसिडेंट होते हैं
बैटरी से कनेक्टेड है दोनों प्लेट्स, एक पर नेगेटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। नेगेटिव चार्ज पर जैसे ही फोटोन इंसिडेंट होंगे यहाँ से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो जाएंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, उन इलेक्ट्रॉन्स को बोलेंगे फोटो इलेक्ट्रॉन्स। ये फोटो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर जाकर पॉजिटिव एंड पे जाके डिस्चार्ज होंगे। इसके कारण से एक करंट फ्लो होगा, इसमें हमें मीटर में करंट पता चल जाएगा इसमें कि भाई हाँ करंट फ्लो हो रहा है, और ये करंट कहलाएगा फोटो करंट। ये पूरा एक्सपेरिमेंट होता है। अब कंडीशन कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे भी या नहीं, इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होंगे, इस बात को समझो। ये जो एनर्जी इंसिडेंट हो रही है हम उसको ई से रिप्रेजेंट करते हैं। आप जरा इमेजिन करो कि एक मेटल प्लेट होता है, उसमें एक एटम है, उस एटम में इलेक्ट्रॉन बाउंड है। जैसे ये एटम है, इसके अंदर यहाँ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन तो पॉजिटिवली चार्ज से अट्रैक्ट है ना। तो जब एनर्जी इसको मिलेगी इलेक्ट्रॉन को, तो ये इलेक्ट्रॉन अगर बाहर आना चाहेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज से जो अट्रैक्ट हो रहा है उसको ब्रेक करके, उस अट्रैक्शन को ब्रेक करके ही तो बाहर आएगा। इसका मतलब ये कि जो इंसिडेंट एनर्जी है वो इंसिडेंट एनर्जी उसकी थ्रेशोल्ड एनर्जी से ज्यादा होनी चाहिए, या मिनिमम थ्रेशोल्ड एनर्जी के बराबर होनी चाहिए इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने के लिए। यानी हम ये मान के चलते हैं कि अगर इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो रहा है तो इंसिडेंट एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड होती है। किस किस में? ई नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर हम आइडियल केस पढ़ते हैं तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम लिखते हैं। ई नॉट का मतलब वर्क फंक्शन, या ई इक्वल टू हम लिख सकते हैं वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। अगर मैं मैक्सिमम नहीं लिख पाऊं तो आप काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम मान के चलना, हम आइडियल केस मान के चलना है। जितनी एनर्जी इंसिडेंट हुई, वर्क फंक्शन यानी आयनाइज एनर्जी यहाँ पर कुछ यूज हुई इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट होने में, इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होकर आया, उसके बाद उसके बची हुई एनर्जी उसमें काइनेटिक एनर्जी के फॉर्म में एसोसिएटेड हो जाएगी। अगर मान लीजिए वर्क फंक्शन, सपोज वर्क फंक्शन या ई नॉट या डब्ल्यू नॉट 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है मान लो सपोज, और एनर्जी इंसिडेंट की गई 15 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? ऑब्वियसली काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी? वर्क फंक्शन के बाद बची हुई काइनेटिक एनर्जी हम मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी मानेंगे 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो इस टाइप से हमने बोला हुआ है कि यहाँ पर काइनेटिक इंसिडेंट एनर्जी दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। वो एक है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी में। तो हमारे पास E इक्वल टू, जो मैंने लिखा था फॉर्मूला, E इक्वल टू वर्क फंक्शन भी लिख सकते हैं इसको, या काइनेटिक एनर्जी भी लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखो, ओवरऑल हम लिख सकते हैं यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन, या काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अगर आप एक ग्राफ ड्रॉ करते हैं काइनेटिक एनर्जी वर्सेस फ्रीक्वेंसी, तो ये काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम ऑफ फ्रीक्वेंसी न्यू, तो यहां पर आप देख सकते हैं ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी वाला टर्म, यानी हमें इंटरसेप्ट मिलेगा तो इंटरसेप्ट नेगेटिव मिलेगा, राइट। और इंटरसेप्ट नेगेटिव मिलेगा यानी इंटरसेप्ट कहीं यहां पे होगा, ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा। ये जो ग्राफ बना इसमें आप देख सकते हैं ये एच न्यू नॉट है, यहां पर ये फ्रीक्वेंसी के साथ ग्राफ है, ये जो पॉइंट है ये न्यू नॉट होगा मिनिमम। अगर अच्छा ये अगर आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाएंगे तो आप देख सकते हैं इसमें काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, इधर जाने पे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है। अगर मान लीजिए फ्रीक्वेंसी इंसिडेंट एनर्जी की फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। आप देखिए यहाँ पर थ्रेशोल्ड मैंने जो पॉइंट शो किया हुआ है रेड कलर से शो कर देता हूँ, चलो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी भी से भी कम है। अगर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से भी कम है इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होंगे। इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होने के लिए मिनिमम फ्रीक्वेंसी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी चाहिए। ये न्यू नॉट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कहलाती है, न्यू फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट फोटोन कहलाती है। ओके इसमें स्लोप क्या होगा? स्लोप इस पे ग्राफ आते हैं, ये ग्राफ आपको याद भी रखनी चाहिए। स्लोप क्या होगा हमारे पास? h। ओके चलिए हम दूसरा फॉर्मूला यहां से देखिए, मैं इसी फॉर्मूले को वापस लिखने जा रहा हूं, काइनेटिक एनर्जी की इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट लिख लेते हैं। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू का मतलब होता है एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट। तो ठीक है, अब आप फिर से y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ बना लीजिए, बना सकते हैं आप। तो अगर आप 1 अपॉन लैम्डा के साथ ग्राफ बनाना चाहें बनाइए। तो ये ग्राफ
होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए। अगर ऐसे ग्राफ दिए जाए तो आप पहचान सकते हैं आपको क्या ग्राफ करना है। एक और बात, इलेक्ट्रॉन कब इजेक्ट होगा, कब इजेक्ट होगा, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होगी नहीं होगी, इस सब के बारे में। अब आप देखो जरा ध्यान से, मैंने ये फॉर्मूला यहाँ लिख देना है क्योंकि मैं ग्राफ नहीं बना रहा हूँ। काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा माइनस एच सी अपॉन लैम्डा नॉट, इनका यूज था, दैट्स वाई मैंने इसको लिख दिया। इफ E incident energy is less than E naught, या nu is less than nu naught, या lambda is greater than lambda naught, no ejection of electron, no ejection of electron, कोई फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट नहीं होगा। इफ E greater than E naught और nu greater than nu naught और lambda is less than lambda naught, electron ejection takes place. If अच्छा इसमें बोला इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स प्लेस विद सम काइनेटिक एनर्जी, बट इफ E is equal to E naught और nu equal to nu naught और lambda equal to lambda naught, यानी इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स प्लेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। इलेक्ट्रॉन इजेक्शन टेक्स प्लेस विद जीरो काइनेटिक एनर्जी। राइटिंग हो सकता है समझना है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जल्दी लिख रहा हूं क्योंकि मैं नहीं चाहता टाइम ज्यादा लगे वीडियो में, लेकिन मैं बोल रहा हूं तो आप उस बात पे ध्यान देना। नेक्स्ट आता है हमारे पास टॉपिक इंटेंसिटी ऑफ लाइट। इंटेंसिटी ऑफ लाइट का मतलब होता है एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम, राइट। तो यहां पर मैंने पहले बोल दिया था कि सोर्स हम एक फिक्स कर लेंगे एक बार तो उसकी फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, यानी हम बात कर रहे हैं यहां पर इंटेंसिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया आई से। इंटेंसिटी इज इक्वल टू एनर्जी पर यूनिट एरिया पर यूनिट टाइम। तो मान लीजिए फोटोन को हम रिप्रेजेंट करते हैं एच न्यू से, एन फोटोन इंसिडेंट करते हैं तो एनर्जी इतनी हो गई एन एच न्यू डिवाइडेड बाय एरिया इनटू टाइम। तो अब हमारे पास एरिया, टाइम और ये वैल्यू कांस्टेंट है, यानी कि हमारे पास आई प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ फोटॉन्स, यानी जितनी ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन डालेंगे एनर्जी उतनी ज्यादा आ जाएगी, यानी कि एन एच न्यू उतने ज्यादा होंगे तो जो इंटेंसिटी है वो ज्यादा होगी। इंटेंसिटी ऑफ लाइट ज्यादा होगी तो ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे, ज्यादा फोटो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे तो ज्यादा फोटो करंट आएगा। हम यहाँ पर मान के चलते हैं आइडियल कंडीशन में रिलेशन बिटवीन 1 to 1, मतलब एक फोटोन से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होगा, ये हम मान के चलते हैं। अगर मान लीजिए 10 फोटोन इंसिडेंट होते हैं तो 10 इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होंगे। ओके, यहां पर तो जब नंबर ऑफ फोटॉन्स आप इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज करने पर एनर्जी बढ़ेगी, एनर्जी बढ़ेगी तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे, फोटो इलेक्ट्रॉन्स बढ़ेंगे तो फोटो करंट बढ़ेगा। क्लियर हो गई बात। नेक्स्ट स्टॉपिंग पोटेंशियल। अब स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या होता है, सबसे पहले तो बात करते हैं, अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इसकी काइनेटिक एनर्जी कुछ है, ये किसी काइनेटिक एनर्जी से मूव कर रहा है, मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी है एक्स। अब मुझे इसे रोकना है तो मुझे कितनी एनर्जी लगानी पड़ेगी, और रोकना है तो डेफिनेटली इसके अगेंस्ट मुझे रिवर्स डायरेक्शन में, यानी इसके बैक डायरेक्शन में, बैकवर्ड, मुझे इसके अगेंस्ट से सब बात क्लियर हो जाती है, इसके अगेंस्ट कुछ स्टॉपिंग एनर्जी यूज करनी पड़ेगी। भाई ये चल रहा है तो काइनेटिक एनर्जी, उसे रोकना है तो उसके लिए कौन सी एनर्जी, स्टॉपिंग एनर्जी। और वो स्टॉपिंग एनर्जी मुझे डेफिनेटली उतनी ही लगानी पड़ेगी जितनी की काइनेटिक एनर्जी है, यानी कि स्टॉपिंग एनर्जी का मैग्नीट्यूड और काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होगा। स्टॉपिंग एनर्जी यानी रोकने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड हो रही है, और वो स्टॉप करना है, बैक में खींचना नहीं है, उसे बैकवर्ड डायरेक्शन में नहीं ले जाना, खींच के नहीं ले जाना है, तो स्टॉप करना है उस जगह। तो काइनेटिक एनर्जी के बराबर ही हम स्टॉपिंग एनर्जी लगाएंगे तो वो रुक जाएगा। और एनर्जी को आप लिख सकते हैं क्या, आप लिख सकते हैं चार्ज इंटू पोटेंशियल, कूलम इंटू वोल्ट। आपको याद रखना है 1 जूल इक्वल टू होता है कूलम इंटू वोल्ट।
ओके, तो हम यहाँ पर चार्ज इनटू पोटेंशियल की बात कर रहे हैं। तो अभी हमने एक फॉर्मूला पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। मैं यहाँ लिखने जा रहा हूँ क्यू वी, चार्ज इनटू पोटेंशियल, इक्वल टू एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। अब आपने हेडिंग डाली थी स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल मतलब ये कि ये स्टॉपिंग एनर्जी है क्यू वी, और ये जो वी है वो है स्टॉपिंग पोटेंशियल, इसको बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो आप देखो यहाँ पर स्टॉपिंग पोटेंशियल V इक्वल टू क्या हो गया, एच न्यू अपॉन क्यू माइनस एच न्यू नॉट अपॉन क्यू। फिर से आप y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का ग्राफ देख लो। तो आपको यहां पर ग्राफ मिल जाएगा, पोटेंशियल वर्सेस न्यू। अभी भी इंटरसेप्ट हमें नेगेटिव मिलेगा, ठीक है, नेगेटिव मिल गया इंटरसेप्ट। स्लोप क्या मिलेगा, स्लोप, इसमें स्लोप होगा h अपॉन क्यू। h प्लैंक कांस्टेंट होता है, इसकी वैल्यू होती है 6.626 इंटू 10 टू द पावर माइनस 34 जूल सेकेंड। और ये जो इंटरसेप्ट है वो कितना होगा, h न्यू नॉट अपॉन क्यू। मैं यहाँ जानबूझ के माइनस नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि जीरो से नीचे लिख रहे हैं तो वैल्यू अपने आप में अंडरस्टूड है कि नेगेटिव होगा, इसलिए मैं यहाँ पर नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहा हूँ। तो आप प्लीज से गलती नहीं कर लेना कि आप नेगेटिव साइन यूज नहीं कर रहे हैं सर। ओके, चलिए नेक्स्ट, बोर एटॉमिक मॉडल। क्या थी बोर एटॉमिक मॉडल की थ्योरी? काफी कुछ सेंटेंसेस हैं इसमें, मेनली आपको कुछ बातें याद रखनी है। उसके अकॉर्डिंग इलेक्ट्रॉन किसी न्यूक्लियस के चारों तरफ डिफरेंट डिफरेंट पाथ पे घूम रहे हैं, राइट? उनको उसने स्टेशनरी ऑर्बिट नाम दिया। Heavy positively charged body present in the center of the atom is called nucleus. Electrons revolve around the nucleus at different path. These different paths at definite space. These different paths are known as stationary orbits or energy levels or orbits. इनकी अपनी अपनी एक एनर्जी होती है जिसे हम यहाँ कैलकुलेट करेंगे। Electrons revolve in only those orbits या those circular orbits, मैं circular word कहना नहीं पसंद करता लेकिन ठीक है circular, those orbits in which angular momentum of electron is quantized, और angular momentum of electron of an orbit, angular momentum of electron in orbit, कैमरे में देख के लिखा भी तो नहीं जाता, is multiple of h upon 2 pi। यानी जब भी हम बात करेंगे तो हम इसका मल्टीपल पढ़ेंगे। और आपको पता है कि जो फोटोन होते हैं वो होल नंबर्स में होते हैं, यानी कि एंगुलर मोमेंटम को हम क्या लिखते हैं, mvr, और ये किसका मल्टीपल होंगे, h अपॉन 2 पाई का, तो हम यहाँ पर लिखेंगे nh अपॉन 2 पाई, ये टर्म रहेगी। और n की वैल्यू मैं पहले आपको बता चुका हूँ, 1 2 3 एंड सो ऑन, जो भी होल नंबर्स में। कुल लाके अभी मैंने जो बोर मॉडल में बताया रिवीजन के फॉर्म में, केवल आपको ये याद रखना है mvr इक्वल टू nh अपॉन 2 पाई। इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी, डायग्राम बनाया हुआ है मैंने, इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी लेवल से हाई एनर्जी लेवल में जाएगा, लो से हाई में जाएगा, जैसे मान लीजिए यहां से ऊपर जाता है तो वो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा H, और अगर इलेक्ट्रॉन्स हाई से लो में आएगा तो वो एनर्जी रिलीज करेगा, और वो जितने स्टेप्स में बाहर आएगा उतनी एनर्जी रिलीज करेगा। मान लीजिए इलेक्ट्रॉन यहां से 1 2 3 4 फोर्थ सेल में चला गया, एक बार में एनर्जी गेन की और फोर्थ सेल में चला गया, तो उसने एक फोटोन गेन किया होगा। लेकिन अगर वो 4 से 3 में आया, 3 से 2 में आया, 2 से 1 में आया, तो 3 अलग अलग स्टेप में अगर आया तो वो 3 फोटोन रिलीज करेगा।
इन तीनों फोटोन की एनर्जी उस सिंगल फोटोन के बराबर होगी जिसे वो एब्जॉर्ब करके हाई एनर्जी लेवल में गया था। ये तीनों फोटोन अपने आप में एक होल नंबर में होंगे, ये किसी का 1/3 1/2 नहीं करना है इनका, राइट। मैंने यहां पर लिखा हुआ है जो इस ऑर्बिट्स ने बताए थे वो ऑर्बिट्स ये KLMN मैंने लिखा हुआ है। जो नियरेस्ट ऑर्बिट होगा उसकी एनर्जी सबसे कम होगी, और जैसे जैसे न्यूक्लियस से दूर जाएंगे, व्हेन वी गो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस एनर्जी लेवल increases. Overall, we can write energy of K cell is less than energy of L is less than energy of M is less than energy of N and so on. ओके तो मुझे जो बात आपको यहाँ बतानी थी, मेन बात, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू MBR इक्वल टू NH/2 इसको याद रखिएगा। इलेक्ट्रॉन जब लो से हाई में जाएगा एनर्जी गेन करेगा, हाई से लो में आएगा एनर्जी रिलीज करेगा, वो जितने स्टेप जंप करेगा उतने फोटोन रिलीज होंगे। सीधी सी बात है, अगर हाई से लो में आता है तो एनर्जी तभी रिलीज होती है, अगर लो से हाई में जाता है तो हमेशा एनर्जी गेन होती है। तो जब मैं रिलीज की बात कर रहा हूँ तो आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन हाई से लो में ट्रांसफर हो रहा है। ओके नेक्स्ट ये देखो, मैंने आपको यहाँ ऊपर बताया था कि पॉजिटिव और नेगेटिव बीच अट्रैक्शन फोर्स लगता है तो पोटेंशियल एनर्जी को हम लोग क्या लिखते हैं, -KQ1Q2/R। तो ठीक है, यहाँ पर हम कुछ डिस्कस कर लेते हैं, उन चीज़ों को पढ़ लेते हैं, क्या क्या टर्म हमारे पास दी हुई हैं उनसे फॉर्मूले ड्राइव हो जाते हैं। तो सबसे पहले आप इमेजिन करो अकॉर्डिंग टू फिजिक्स की एक सर्कुलर पाथ पर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा है न्यूक्लियस की तरफ। तो इसमें दो फोर्स काम करते हैं, एक फोर्स जो टुवर्ड्स न्यूक्लियस लग रहा है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और जो अवे फ्रॉम द न्यूक्लियस या बाहर की तरफ लग रहा है उसे बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। दो फोर्स काम करते हैं। यहाँ पर जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो पॉजिटिव और नेगेटिव बॉडी के बीच लग रहा है, तो हम यहाँ पर उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, और फोर्स का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R²। KQ1Q2/R², फोर्स बोला है मैंने, राइट। एनर्जी का फॉर्मूला होता है KQ1Q2/R, तो एनर्जी के फॉर्मूले में R आता है, फोर्स के फॉर्मूले में R² आता है। इस बात को आप याद रखिएगा। तो यहां पर हम लिख सकते हैं जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है वो क्या हमारे पास mv²/R, और जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो क्या होगा हमारे पास KQ1Q2/R²। ये R से R कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा mv² इज इक्वल टू KQ1Q2/R। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स हम इसको यूज कर रहे होते हैं, राइट। अब आपको पता है कि यहाँ पर Q1 एक इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रॉन मान लीजिए और Q2 न्यूक्लियस का चार्ज मान लीजिए, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे mv² इज इक्वल टू KE इंटू ZE इज डिवाइडेड बाय R। तो हमारे पास क्या बन जाएगा mv² इक्वल टू KZE²/R। तो ये टर्म भी हम यूज करते हैं, राइट। तो आप प्लीज ध्यान रखिएगा कि आप कौन सी टर्म कहाँ यूज कर रहे हैं उन सबको। एक एंगुलर मोमेंटम पढ़ के आए MVR इक्वल टू NH/2 ऊपर, MVR इज इक्वल टू NH/2। मैं ये सारे फॉर्मूले इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इन फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ और फॉर्मूले ड्राइव कर लेते हैं, रेडियस का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला ड्राइव कर लेते हैं। ये सारे फॉर्मूले हमारे पास ड्राइव होते हैं। अब जैसे वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा हमारे पास, रेडियस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, ये रेडियस अगर आप इन फॉर्मूले को यूज करेंगे तो रेडियस का फॉर्मूला हो जाता है n²h²/4π²m/Ke²z। याद हो सके तो ठीक है, इसमें आप वैल्यू डाल दो। भाई n तो शेल नंबर है तो n की वैल्यू नहीं डाल सकते आप, यहाँ पर बाकी सारी वैल्यूज डाल दो, n और z को छोड़ दो। तो आपको h की वैल्यू डाल दीजिए, 4 की वैल्यू पता है 4 होती है, पाई की वैल्यू पता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, आप ये सारी वैल्यूज डाल दीजिए। तो आपके लिए r इक्वल टू कितना आ जाएगा फॉर्मूला 0.529 n²/z, और ये वैल्यू हमारे पास एंगस्ट्रॉम में है। तो r का फॉर्मूला ड्राइव हो जाता है 0.529 n²/z। लेकिन मैं उम्मीद करूंगा कि आप ये वाले फॉर्मूले भी याद रखें, ये जो मैंने लिखा हुआ है बड़ा फॉर्मूला। इसी टाइप से हमारे पास वेलोसिटी के लिए फॉर्मूला होता है, अच्छा k की वैल्यू होती है 1/4πε0, कुछ बच्चों को नहीं पता हो तो वेट।
आपको पता है कि R प्रोपोर्शनल टू एन स्क्वायर वाई जेड। अगर आप यहाँ पर सीधी सी बात है, एन इंक्रीज करोगे तो रेडियस बढ़ेगा, एन डिक्रीज करोगे तो रेडियस कम होगा। बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई ये। इसी टाइप से वेलोसिटी का फॉर्मूला आप डेराइव करो, ऊपर वेलोसिटी का फॉर्मूला बनी गया था। अब देखो यहाँ पर वेलोसिटी इक्वल टू फॉर्मूला 1 लो वी इक्वल टू, इसमें सारी वैल्यूज डाल दो तो आप वेलोसिटी का फॉर्मूला बन जाएगा। इसकी वैल्यू आती है 2.188 इंटू 10⁶ जेड अपॉन एन, ये फॉर्मूला। लेकिन हाँ सॉरी, मीटर पर सेकेंड लिखना भूल गया मैं। ये एंगस्ट्रॉम है, ये मीटर पर सेकेंड है। यूनिट जरूर याद रखना, यूनिट नहीं लिखोगे तो गलत हो जाएंगे, मैं भी नहीं लिखूंगा तब भी गलत हो जाएंगे। ओके, तो ठीक है, ये फॉर्मूले आपके पास हो गए कुछ। रेडियस हो गया, वेलोसिटी हो गया, एनर्जी का फॉर्मूला, एनर्जी ऑफ ऑर्बिट ई इक्वल टू, हम इलेक्ट्रॉन जो जिस सेल में घूम रहा है उसका, -2π²m e⁴k² अपॉन n²h², ये फॉर्मूला होता है। तो प्लीज आपको ये फॉर्मूले याद करने हैं, ठीक है। मुझे रटे हुए हैं, याद है तो मैं लिख देता हूँ, और अगर हो सकता है कोई मिसप्रिंटिंग हो गई है तो आप उसे सही कर लेना इसमें। इसको सॉल्व करके जो वैल्यू आती है वो आती है हमारे पास E इक्वल टू -13.6 Z² अपॉन n²। बाकी सारी वैल्यूज हमने डाल दी हैं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए। ये n सेल के लिए लिखा है इसलिए मैंने n लिख दिया। अगर आप फर्स्ट सेल के लिए लिखेंगे तो फर्स्ट सेल के लिए क्या हो जाएगी, E1 की वैल्यू डाल देंगे आप। ठीक है, वो स्पेस कम पड़ जाता है, इतना एक्सपेक्ट नहीं करते ना कि इतना एक्सप्लेन करेंगे इसमें। ठीक है, खैर चलो, ये हमारे पास फॉर्मूले हो गए, आप इनको यूज करो। अच्छा, ई इन्फिनिटी पर पोटेंशियल एनर्जी एट इनफाइनाइट इज जीरो। तो याद रखना है आपको, यानी अगर आपसे पूछा जाए एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर किसी की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होगी, तो जो उसके फर्स्ट सेल की एनर्जी होती है एटम की, वही उसकी आयनाइजेशन एनर्जी होगी। क्योंकि हम इसमें सारी थ्योरी सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज के लिए ही पढ़ रहे हैं, और सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में मतलब ये कि उस एटम के अंदर एक इलेक्ट्रॉन रहना चाहिए, और एक इलेक्ट्रॉन को हम ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट सेल में ही मानेंगे। फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर ग्राउंड स्टेट का मतलब फर्स्ट सेल होती है। तो इनफाइनाइट पे एनर्जी जीरो। तो अगर आपसे पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को अगर मान लीजिए इन एटम से बाहर निकालना है, यानी आयनाइज एनर्जी देनी है, यानी इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है, तो आप क्या करेंगे, E इन्फिनिटी माइनस E1 कर दीजिए। ये जो डेल्टा E आपको देना पड़ेगा, ये आंसर आ जाएगा। तो E इन्फिनिटी कितना है, माइनस E1 की वैल्यू आपके पास कितनी है, -13.6 Z² अपॉन n², यानी आपके पास आंसर कितना आ गया, 13.6 Z² अपॉन n², ये वैल्यू आ गई। तो ये उसकी आयनाइज एनर्जी बन गई। इसको आप आयनाइज एनर्जी बोल सकते हैं, इसे ये आयनाइज एनर्जी है। चलिए खैर नेक्स्ट, डेल्टा ई के लिए अगर मान लीजिए हम ये बात करते हैं, इलेक्ट्रॉन किसी एक सेल से किसी दूसरी सेल में ट्रांसफर हो रहा है, तो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए फॉर्मूला डेल्टा ई इज इक्वल टू हमारे पास होता है 13.6 Z² इन ब्रैकेट 1/n1² माइनस 1/n2²। बाय डिफॉल्ट याद रखना, चाहे इलेक्ट्रॉन हाई से लो में आए या लो से हाई में जाए, n2 का मतलब हाई एनर्जी लेवल, हाई एनर्जी लेवल, और n1 का मतलब है लो एनर्जी लेवल, लो एनर्जी लेवल। आपको इसमें यही वैल्यू डालनी है। ओके, हम कुछ और डिस्कस कर लेते हैं। मैंने ऊपर कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे। तो ई टोटल कितनी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ई टोटल इक्वल टू होता है ई काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। तो इनकी कुछ वैल्यू है, अगर हम रखेंगे वैल्यूज ऊपर, डेरिवेशन जो मैंने लिखे थे इक्वेशंस, उनसे अगर हम वैल्यू निकालते हैं तो ई टोटल हमारे पास आ जाता है, ई टोटल इक्वल टू आता है -12 kZe² अपॉन आर, राइट। और ई पोटेंशियल एनर्जी और ई
अच्छा, इसमें ई काइनेटिक एनर्जी, ई टोटल एनर्जी और ई पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन भी आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं भाई। तो मैं आपको डायरेक्ट वो रिलेशन लिख देता हूँ, आप काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आप कैलकुलेट करते रहिएगा, स्पेस कम पड़ जाती है बार बार। ओके चलिए, तो क्या रिलेशन है हमारे पास, ई ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ई टोटल। अगर आप ये याद रखेंगे तो आपको सारे फॉर्मूले लगभग याद ही रहेंगे, और इनके रिलेशन में क्वेश्चन आते हैं। ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई टोटल एनर्जी, यानी कि ई टोटल एनर्जी और ई काइनेटिक एनर्जी का मैग्नीट्यूड सेम होता है, राइट। ये सारे रिलेशन आपको याद ही रखने हैं। ई काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू माइनस ई पोटेंशियल एनर्जी डिवाइडेड बाय 2, या आप बोल सकते हैं 2 टाइम्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई पोटेंशियल एनर्जी माइनस ई पोटेंशियल एनर्जी। तो आप ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तीनों वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने ऊपर एक ई टोटल का फॉर्मूला डाला हुआ है, अगर आप इसमें वैल्यू डालेंगे काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्मूले भी आपके डेराइव हो जाएंगे, तो मैं अब नहीं लिखने जा रहा हूं। ओके, अब हम बात करते हैं हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में, हाइड्रोजन की एनर्जी। हाइड्रोजन में जैसे मैंने यहाँ एक फॉर्मूला बताया था ऊपर, सबसे पहले ये E इक्वल टू 13.6 माइनस 13.6 जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, इसको वापस यूज कर लो। तो मैंने बोला फॉर हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए जेड की वैल्यू कितनी होती है 1, तो हर जगह जेड की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो E1 इज इक्वल टू माइनस 13.6, जेड इक्वल टू क्या होगा 1 अपॉन एन, फर्स्ट सेल के लिए 1 स्क्वायर, तो माइनस 13.6, तो फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस 13.6। ऐसी सेकेंड सेल की एनर्जी E2 इक्वल टू कितना होगा माइनस 3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यूनिट ध्यान रखना इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम है सब जगह। इसी टाइप से E3 इक्वल टू कितना होगा हमारे पास माइनस 1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। E4 इक्वल टू कितना होगा माइनस 0.85 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इस टाइप से आपको इनकी सारी वैल्यूज निकालनी है, आप याद रखने की कोशिश करें 4-5 सेल तक, क्योंकि बहुत काम आती है, बार बार कैलकुलेशन में यूज होता है इनका। अब अगर पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल से सेकंड सेल में ले जाना है तो कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी, तो जो फर्स्ट सेल और सेकंड सेल की एनर्जी गैप के बीच डिफरेंस है वो देख लो, 3.4 में 13.6 को माइनस करो, प्लस में आंसर आ जाएगा, प्लस 10.2 वगैरह जो भी आंसर आ। क्लियर? चलिए नेक्स्ट, अब हम जो डिस्कशन करने वाले हैं वो डिस्कशन है हमारा इस बात पर कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम क्या चीज होती है। हम रिडबर्ग इक्वेशन और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पे आने वाले हैं, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। तो रिडबर्ग इक्वेशन में बता देता हूं आपको, 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। वन अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। n1 n2 के बारे में जो मैंने ऊपर बताया वही सब है। लैम्डा वेवलेंथ होती है, आर रिडबर्ग कांस्टेंट होती है, रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू याद रखो तो अच्छा है, नहीं याद रखोगे तो आपको क्वेश्चन करने में दिक्कत आएगी, फिर आप वैल्यू नहीं डाल पाओगे तो क्वेश्चन नहीं होगा आपसे। आर इक्वल टू होता है 109677 अप्रॉक्स सेंटीमीटर इनवर्स, 109677 सेंटीमीटर इनवर्स, ये अप्रॉक्स वैल्यू होती है। लेकिन अगर आप नहीं करते हैं क्वेश्चन तो सॉरी, ये वैल्यू क्वेश्चन में दी रहती है, अगर दी रहेगी तो आप वो वैल्यू डालिएगा, नहीं तो आप ये वैल्यू याद कर लो और ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। मैं फिक्स नहीं बोल रहा हूँ, कुछ वेरिएशन करके वैल्यू दी गई है, हर जगह इसकी अलग अलग वैल्यूज दी गई हैं, तो प्लीज उसको ध्यान रखिएगा आप। ये हमारे पास आर की वैल्यू है, इसे हम रिडबर्ग कांस्टेंट बोलते हैं। ओके, इसमें और क्या कुछ नहीं, फिर चलो आगे चलते हैं सीधा हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के डायग्राम को देखो, मैं पूरा नहीं आ रहा है पेज में बट इसको समझना बहुत इंपॉर्टेंट चीज यहाँ बता रहा हूँ। किसी भी शेल की बात, किसी भी एटम के अंदर बात करते हैं, सुनो। फर्स्ट सेल
और सेकंड सेल के बीच एनर्जी गैप सबसे ज्यादा होता है किसी भी एटम में, नॉट ओनली हाइड्रोजन, फर्स्ट और सेकंड और थर्ड के बीच में एनर्जी गैप कम हो जाता है, यानी जो पहले था फर्स्ट सेकंड के बीच में वो कम, थर्ड फोर्थ के बीच में और कम, फोर्थ फिफ्थ के बीच में और कम। तो देखो आप ध्यान से, ये जो गैप मैंने बनाए हुए हैं ये गैप सबसे ज्यादा है, ये गैप उससे कम है, ये गैप उससे कम है, ये गैप उससे भी कम है, ये गैप उससे भी कम है, ये गैप उससे भी कम है, ये गैप, इस टाइप का मतलब ये कि जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे जो एनर्जी लेवल्स हैं या जो शेल्स हैं वो नजदीक आती रहेंगी, उनके बीच एनर्जी गैप कम होता रहेगा। तो जब कभी भी क्वेश्चन आता है वो पूछते हैं सबसे ज्यादा एनर्जी कब रिलीज होगी, तो कई बार ऑप्शन कुछ इस टाइप से दिए रहते हैं कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 6 to 2 में, और एक जगह लिखा होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहा है 2 से 1 में। तो आप याद रखना, अगर इन्फिनिटी से भी 2 में आ रहा है तो भी एनर्जी किस में ज्यादा रिलीज हो रही है, जब इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांजिशन हो रहा है। मैं आपको इसका एग्जाम्पल देता हूं, जैसे मैंने अभी बताया था आपको कि फर्स्ट सेल की एनर्जी हाइड्रोजन में -13.6 होती है इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यूनिट यही रहेगा जो भी, अगर यूनिट नहीं लिख रहा हूं तो आपको याद रखनी है, मैं वही यूज करूंगा। और ई सेकंड सेल की यूनिट होती है -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। अच्छा, इसमें डेल्टा ई कितना आ गया, दोनों के बीच का डिफरेंस देख लो, 10.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। लेकिन अगर आप ई इन्फिनिटी की बात करते हैं और ई इन्फिनिटी की वैल्यू कितनी होती है 0, और ई टू की वैल्यू कितनी होती है -3.4। अब आप इन दोनों के बीच डेल्टा ई देखो, इन दोनों के बीच डेल्टा ई देखोगे 3.4 आएगा, यानी अगर इलेक्ट्रॉन इनफाइनाइट से 2 में ट्रांसफर हुआ भी तो टोटल एनर्जी रिलीज हो रही है 3.4। और आप देखो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन 2 से 1 में ट्रांसफर हुआ तब एनर्जी रिलीज हो रही है 10.2, तो किस में ज्यादा हो रही है, यानी 2 से 1 में। तो याद है ना, अगर किसी केस में ये वाला ट्रांजिशन इन्वॉल्व नहीं है, इसका मतलब बाकी सभी ट्रांजिशन की एनर्जी इससे कम ही होंगी। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, रिवीजन हो रहा है इसलिए और ज्यादा एक्सप्लेन इसको नहीं कर सकते हैं, आप समझ लेना और उसको ध्यान से पढ़ना। ओके, वापस अपने टॉपिक पे आते हैं, ये तो मुझे ज्यादा नहीं एक्सप्लेन करना था, चलो हो ही गया तो। ओके, इसमें अगर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट सेल में ट्रांसफर होता है, फर्स्ट सेल में आता है कहीं से भी, उसको हम बोलते हैं लाइमन सीरीज। मैंने अभी हाइड्रोजन नाम नहीं लिया है, मैंने ये बोला है किसी भी एटम में सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ उसी बात करते हैं। इलेक्ट्रॉन अगर कभी भी किसी भी सेल से फर्स्ट सेल में आता है तो हम उसको बोलते हैं लाइमन सीरीज, सेकेंड सेल में आता है बाल्मर, थर्ड सेल में आता है पाशन, फोर्थ सेल में आता है ब्रैकेट, फिफ्थ सेल में आता है पीफन, और सिक्स सेल में आता है हमफ्री। ये नाम है इन सीरीज के, तो आप नाम याद रखो। अच्छा, लाइमन सीरीज, ये नाम, ये सीरीज नेम हर एटम में चलेंगे, लेकिन लाइमन सीरीज मिलती है अल्ट्रावायलेट रीजन में। ये रीजन हमको तब मिलेगा जब हाइड्रोजन एटम होगा, अगर हीलियम पॉजिटिव है इसका मतलब वो लाइमन सीरीज अल्ट्रावायलेट में होगी, ये नहीं कहा जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट, विजुअल रीजन, इंफ्रारेड, 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 फार इंफ्रारेड, ये सब चीजें, ये सब जो आपको बताई गई हैं ये रीजन, ये केवल और केवल हाइड्रोजन एटम के लिए डिफाइन किए गए हैं। सीरीज नाम हर एक एटम में चलेंगे, लाइमन, बाल्मर, पासन, ब्रैकेट, पीफन, हर एक एटम में, लेकिन जो सीरीज के ये रेडिएशन बताया गया, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजुअल रीजन, इंफ्रारेड रीजन, ये रीजन केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, राइट। अच्छा, फर्स्ट लाइन कब मिलती है, सेकंड लाइन कब मिलती है, वो बात कर लेते हैं। ठीक है, चलो लिखना भूल गया शायद वहां पर। लाइमन सीरीज में, लाइमन सीरीज में, अब लाइमन में इलेक्ट्रॉन आता कहां पर है, यानी जहां पर इलेक्ट्रॉन वापस आना है वो n1 = 1 होगा, हमेशा n1 = 1 होगा लाइमन के लिए। तो इलेक्ट्रॉन आएगा कहां से, आने वाले शेल को हम बोलते हैं जहां से इलेक्ट्रॉन आना होता है n2, ये फ्रॉम है, फ्रॉम, और ये 2 है जहां पर आना है। ओके, तो ये कम से कम 2 से आएगा और मैक्सिमम इन्फिनिटी से आएगा। इसका मतलब अगर 2 से 1 में आ रहा है, ये मिलेगी हमको फर्स्ट लाइन। अगर 3 से 1 में आ रहा है तो इसको बोलेंगे हम लोग सेकेंड लाइन, यानी 1 में आ रहा है तो 2 से आ रहा है फर्स्ट लाइन, 3 से आ रहा है
सेकेंड लाइन, ऐसे ही आप कंटिन्यूसली काउंटिंग कर सकते हैं। और लास्ट लाइन कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से 1 में आ रहा है, यानी कि ये लास्ट लाइन है। इसी टाइप से बाल्मर सीरीज में, अब बाल्मर सीरीज क्या होती है आप देखो यहाँ पर, ये बाल्मर सीरीज में इलेक्ट्रॉन 2 में आता है, और 2 में फर्स्ट लाइन कब मिलेगी? जब इलेक्ट्रॉन 3 से आएगा 2 में, और लास्ट लाइन कब मिलेगी? जब इन्फिनिटी से आएगा 2 में। ऐसे ही आप पास एंड ब्रैकेट पी फॉर नंबरिंग में ट्राई कर सकते हैं। अच्छा, इसमें लैम्डा मिनिमम लैम्डा मैक्सिमम का केस आता है भाई, तो मैं फॉर्मूला लिख दूं जरा, 1 अपॉन लैम्डा इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 स्क्वायर। बात करते हैं लैम्डा मिनिमम। जब हम लैम्डा मिनिमम की बात करते हैं यानी एनर्जी मैक्सिमम होनी चाहिए, एनर्जी मैक्सिमम ध्यान रखिएगा। तो लैम्डा मिनिमम निकालना है यानी एनर्जी मैक्सिमम चाहिए, और एनर्जी मैक्सिमम चाहिए यानी इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा इन्फिनिटी से, तो n2 का मतलब यहां पर इन्फिनिटी होगा, n2 का मतलब इन्फिनिटी। अच्छा, और जब हम यहां पर लैम्डा मिनिमम मैक्सिमम निकालते हैं, लैम्डा मैक्सिमम इसका मतलब एनर्जी मिनिमम, तो एनर्जी मिनिमम इसका मतलब n2 क्या होगा? n1 प्लस 1, यानी नियरेस्ट शेल से लाना है। तो जैसे मैं लाइमन सीरीज के लिए बात करता हूँ, लाइमन सीरीज के लिए, बाकी सीरीज के लिए आप अप्लाई कर लेना। लाइमन सीरीज के लिए लैम्डा मिनिमम निकालना है, तो ठीक है, n1 की वैल्यू तो 1 होगी, बट n2 की वैल्यू कितनी होगी? इन्फिनिटी। तो 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इक्वल टू आर जेड स्क्वायर, मैंने ये नहीं कहा हाइड्रोजन, ये अगर हाइड्रोजन बोलेंगे तो जेड की वैल्यू 1, ओके। तो आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n2 की जगह इन्फिनिटी डालेंगे, और जब इन्फिनिटी डालेंगे तो ये टर्म हो जाएगी 0 हमारे पास, यानी 1 अपॉन लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू आ गया आर जेड स्क्वायर अपॉन n1 स्क्वायर, सॉरी स्क्वायर लगाना भूल गया था मैं। तो हमारे पास आ गया लैम्डा मिनिमम इज इक्वल टू n1 स्क्वायर अपॉन आर जेड स्क्वायर। तो लैम्डा मिनिमम के लिए हर जगह ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अगर आपको लैम्डा मैक्सिमम निकालना होता है इसमें, तो 1 अपॉन लैम्डा मैक्सिमम इज इक्वल टू आर जेड स्क्वायर इन ब्रैकेट 1 अपॉन n1 की जगह कितना वैल्यू लिखेंगे? 1 स्क्वायर माइनस n2 के लिए वैल्यू कितना लिखेंगे इसमें? 2 स्क्वायर। अब ये मत बोलना कि सर आपने n1 की वैल्यू 1 क्यों नहीं डाली, मैंने कॉमन फॉर्मूला बना दिया जिसमें सबके लिए यूज हो सकता है वो, ओके। तो आप यहां से लैम्डा मैक्सिमम निकाल सकते हैं इस टाइप से। तो आप ऐसी लाइमन बाल्मर पार्सन ब्रैकेट में ये सारी वैल्यूज निकाल लें और याद करें, क्योंकि इन पर बहुत सारे क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। नेक्स्ट, अब इलेक्ट्रॉन जब ट्रांसफर होता है तो उसकी कितनी रेडिएशंस आती हैं, इस बात को डिस्कस करते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ रेडिएशंस एमिटेड फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम एंड सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो मैथ से आप ये फॉर्मूला ड्राइव हुआ है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, सॉरी मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन एमिटेड, मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला। तो n2 माइनस n1 इन वन ब्रैकेट अनदर ब्रैकेट n2 माइनस n1 प्लस 1 अपॉन 2, मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइन कैलकुलेट हो जाएगी। n2 हाई एनर्जी लेवल जहां से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और n1 वो एनर्जी लेवल जहां पर इलेक्ट्रॉन आ रहा है। अगर सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है, सिंगल इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम का मतलब होता है, अज्यूम कर लो या मान लो, इमेजिन करो कि एक कंटेनर है एक किसी सिस्टम में, उसमें केवल एक हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट, एक हाइड्रोजन एटम जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। अब वो इलेक्ट्रॉन किसी भी शेल में हो सकता है, वहां से वो ट्रांसफर हो रहा है, तो ये सिंगल एटॉमिक सिस्टम है। और जब मल्टी एटॉमिक सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की बात करते हैं, इसका मतलब ये कि एक कंटेनर के अंदर बहुत सारे इनफाइनाइट हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन लाइक एटम्स, जिनमें सिंगल इलेक्ट्रॉन की बात है, मतलब एटम के अंदर तो एक ही इलेक्ट्रॉन अज्यूम करेंगे, बट ऐसे बहुत सारे एटम्स प्रेजेंट होंगे, तो वो अलग अलग एनर्जी लेवल में हो सकते हैं। ऐसे सिस्टम को हम यहाँ पर बोलते हैं मल्टी एटॉमिक सिस्टम या मल्टी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। तो मैक्सिमम स्पेक्ट्रल लाइंस एमिटेड इन सिंगल एटॉमिक सिस्टम इज n2 माइनस n1, ये मैक्सिमम। और मिनिमम का कोई केस नहीं होता, कई बार बच्चे पूछते हैं सर मिनिमम जब भी आ जाए, चाहे मल्टी एटॉमिक सिस्टम हो चाहे सिंगल एटॉमिक सिस्टम हो, मिनिमम लाइन तो हम 1 ही दे सकते हैं अगर इलेक्ट्रॉन कहीं से ट्रांसफर हो रहा है तो लो एनर्जी लेवल में। मैं आपको समझाने वाला था लेकिन मुझे एकदम से दिमाग में आ रहा था, क्लिक नहीं कर रहा। चलिए खैर, अभी बीच में एक्चुअली मैं यहाँ पर कुछ बोलने वाला था,
याद आएगा तो मैं बता दूंगा, नहीं आएगा तो बस इतना ही रहेगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारी डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। हाँ ये बोलने वाला था, सुनो सुनो, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाला था। कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है, कई बार क्वेश्चन इस टाइप से आता है कि इलेक्ट्रॉन फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में आ रहा है, तो आपको बताना है कि लाइमन सीरीज में, बाल्मर सीरीज में, पासन सीरीज में कितनी एनर्जी, सॉरी कितनी रेडिएशंस आएंगे। उसने पूरी नहीं पूछी है, सारी नहीं पूछी है, उसने पूछा है लाइमन में कितनी आएंगी, बाल्मर में कितनी आएंगी, पासन में कितनी आएंगी, राइट। तो आपको ये वैल्यू कैलकुलेट करनी होती है। तो लाइमन में कितनी आएंगी वो बात करो, तो लाइमन के लिए आप n2 - 1 कर दो। बाल्मर में कितनी आएंगी, n2 - 2 कर दो। और पार्सन में कितनी आएंगी, n2 - 3 कर दो, जो भी आपको उसमें दिया। यानी जिस सेल में ला रहे हैं उसको माइनस कर दो उसके हाई एनर्जी लेवल में से, वो नंबर ऑफ लाइंस आपको मैक्सिमम लाइन मिल जाएंगी, मैक्सिमम लाइन। मल्टी एटॉमिक सिस्टम की बात कर रहे हैं। अब बात करते हैं, यहां समझना क्वेश्चन में मैंने क्या दिया था। इलेक्ट्रॉन कहां से आ रहा है, फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट से। इसका मतलब n2 की वैल्यू हमारे पास कितनी हो गई, 6। फिफ्थ एक्साइटेड स्टेट यानी कि 6 सेल से आ रहा है। और कहां पर आ रहा है, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में, यानी n1 की वैल्यू कितनी हो गई, 2। तो इसका मतलब ये कि लाइमन सीरीज तो हमको मिलेगी ही नहीं, क्योंकि 1 में तो इलेक्ट्रॉन आ ही नहीं रहा है। अब बात करते हैं बाल्मर में कितने मिलेंगे, तो हम क्या करेंगे, 6 - 2 = 4 लाइन, ये जो 4 फोटॉन्स मिलेंगे, 4 वेवलेंथ मिलेंगे, 4 लाइन मिलेंगी। इसी टाइप से n2 - 3, इसका मतलब 6 - 3 करो तो इसमें 3 लाइन मिलेंगी। यानी टोटल लाइन अगर आप देखेंगे, लाइमन प्लस बाल्मर प्लस पासन, अगर आपसे वैल्यू इस टाइप से पूछा तो 0 + 4 + 3, ये आपका आंसर होगा। तो इस टाइप के क्वेश्चन को प्लीज ध्यान देना। नेक्स्ट हमारा डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट। डी ब्रॉगली कॉन्सेप्ट में बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं, प्लीज इन फॉर्मूले को याद करना। मैं इसमें बता देता हूं डायरेक्ट। डी ब्रॉगली फॉर्मूले कौन कौन से, लैम्डा = h/p = h/mv = h/√2m ke। के ई का मतलब है काइनेटिक एनर्जी एक साथ है, के अलग नहीं है, ई अलग नहीं है, ठीक है ना। h/√2m⁴ = √150/v एंगस्ट्रॉम। ये फॉर्मूला ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन, ओनली फॉर इलेक्ट्रॉन। क्योंकि इसमें देखिए, इस फॉर्मूले को बनाने के लिए क्या किया गया है, यहाँ पर मास ऑफ इलेक्ट्रॉन डाला गया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन डाला गया है, तो दैट्स वाई इसमें 150/v अप्रॉक्स है ये वैल्यू, अप्रॉक्स। तो आप इस फॉर्मूले का, अच्छा v फॉर वोल्ट है यहाँ पर, पोटेंशियल, राइट। तो आप यहाँ से इस फॉर्मूले को आप केवल इलेक्ट्रॉन के लिए यूज करें, और बाकी फॉर्मूले आप किसी पर भी यूज कर सकते हैं। अच्छा, डी ब्रॉगली वेवलेंथ में जो बताया गया, उसमें ये बताया गया कि इलेक्ट्रॉन एक, वैसे तो ड्यूअल नेचर को डिफाइन कर रहा है वो, ड्यूअल नेचर, लेकिन ड्यूअल नेचर में पार्टिकल नेचर और वेव नेचर आता है, लेकिन यहाँ पर बोला गया है कि उसमें वेव नेचर डोमिनेट करता है। वेव नेचर डोमिनेट करने का कारण उसका ये है क्योंकि इसमें देखो लैम्डा = h/mv है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है। अभी हम ऊपर पढ़ के आए 9.1 × 10⁻³ किलोग्राम। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत कम है, इसका मतलब वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, वेवलेंथ बहुत ज्यादा है, इसका मतलब उसमें वेव नेचर डोमिनेट करता है, ये बात बोली गई है इसमें। तो आप प्लीज ये सारे फॉर्मूले याद रखें। अच्छा, एक बात और जो मैं यहाँ क्लियर कर दूं, थोड़ा ध्यान से सुन लो। बच्चों से जब आप लोगों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, अब पूछा जाता है कैलकुलेट वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन या किसी भी वेवलेंथ ऑफ एसोसिएटेड पार्टिकल्स, तो बच्चे तुरंत उसमें उसकी काइनेटिक एनर्जी वगैरह दी रहती है, तो वो क्या करते हैं, E = hc/λ लगाते हैं और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू डाल देते हैं और यहाँ से लैम्डा निकाल देते हैं, जिससे वो उनका आंसर गलत हो जाता है। आपको एक बात क्लियर कर दूं, ये फॉर्मूला आप कम से कम यूज करें, बिल्कुल क्लियर बात बोल रहा हूँ, ये फॉर्मूला कम से कम यूज करें। यानी इस फॉर्मूले की तो लिमिटेशंस हैं, ये फॉर्मूला इस चैप्टर में किसी काम का नहीं है, ये केवल और केवल यूज होता है फोटोन पर या क्वांटा पर। इसके अलावा इसको कभी भी यूज ना करें, ये आपके लिए मेहरबानी है।
जब भी किसी भी पार्टिकल की एसोसिएटेड वेवलेंथ आ जाए, एसोसिएटेड वेवलेंथ, तो आप हमेशा डी ब्रॉगली के फॉर्मूले यूज करें। मैं इसलिए इसको ऐसे बोल देता हूं कि कम से कम यूज होता है। अरे यार, कहीं पर जब बोला जाए कि इंसिडेंट लाइट या फोटोन लाइट, इस टाइप की लाइट की बात की जाए, तो ही आप E इक्वल टू एच सी अपॉन लैम्डा यूज करें, अदरवाइज यूज ना करें। एसोसिएटेड पार्टिकल की वेवलेंथ निकालनी है तो सीधी सी बात है, आपको बाय डिफॉल्ट डी ब्रॉगली के फॉर्मूले पे आ जाना है। बहुत से बच्चे ये यूज कर लेते हैं और आंसर गलत आने लगते हैं। तो उस इसमें से देख लेना, कोई ना कोई फॉर्मूला यूज होगा। एक और फॉर्मूला बता देता हूँ, 2πr इज इक्वल टू एन लैम्डा। बड़ा अच्छा फॉर्मूला है। यहाँ पर समझ लो, इसका मतलब ये कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन किसी ऑर्बिट में 3 वेवलेंथ बनाता है, डायग्राम मेरा बहुत ही गंदा बनता है, जैसे मैंने ये बताया, यहाँ से यहाँ तक एक वेवलेंथ हो गई, यहाँ तक दूसरी वेवलेंथ हो गई, यहाँ तक तीसरी वेवलेंथ हो गई, यानी अगर आप देखें तो यहाँ 3 वेवलेंथ बन रही हैं। इसका मतलब ये शेल नंबर 3 होगा, n इक्वल टू 3। तो 2πr इक्वल टू एन लेमडा, इसको याद रखिएगा। बड़ा अच्छा फॉर्मूला ये। कई बार आपको 2πr की वैल्यू दी रहती है, वेवलेंथ के आपसे शेल नंबर पूछा जाता है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। इस फॉर्मूले को रिलेट करके क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे तो काम आ जाएगा। तो ये फॉर्मूले और ये फॉर्मूले मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, इसी फॉर्मूले। चलो खैर ठीक है, याद रखना बस ये फॉर्मूला। ओके, नेक्स्ट आता है हमारे पास हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अच्छा, इसमें टर्म्स बता दूं वरना पूछेंगे। P फॉर मोमेंटम, M मास ऑफ पार्टिकल जो भी होगा, V वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल, अगर जो भी आपको वेलोसिटी मिल जाए, K काइनेटिक एनर्जी, Q चार्ज ऑन पार्टिकल, V वोल्ट या पोटेंशियल, H प्लैंक कांस्टेंट। और कोशिश करना यहाँ पर मास ऑफ पार्टिकल किलोग्राम में लिखें, क्योंकि H की वैल्यू में जूल का टर्म आता है और जूल की वैल्यू में किलोग्राम की टर्म होती है। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग के फॉर्मूले प्लीज याद करना, बड़े इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। अगर मुझसे यहाँ कुछ मिसप्रिंटिंग हो जाए तो प्लीज आप उन सारे फॉर्मूले को सही से नोट कर लेना। हाइजेनबर्ग, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π। एक फॉर्मूला, डेल्टा एक्स का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन पोजीशन, डेल्टा पी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। यानी डेल्टा पी की जगह आप एम डेल्टा वी डाल सकते हो, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं मास तो बदलता ही नहीं है पार्टिकल का। अगर उसकी वेलोसिटी चेंज हो रही है तो मोमेंटम चेंज होता है, तो मोमेंटम चेंज होता है यानी कि वेलोसिटी चेंज होने के कारण हो रहा है। यानी हमारे पास फॉर्मूला बन गया, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm। ये दो फॉर्मूले बहुत कॉमन यूज होते हैं। एक और है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा ई, E फॉर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच वी अपॉन 4π। ये सारे फॉर्मूले बहुत इंपॉर्टेंट हैं आप लोगों के लिए। इसी टाइप से एक और होता है, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर इज डिवाइडेड बाय 4π। ये सारे फॉर्मूले कैसे भी करके आप याद कर लें। और अगर इसमें कहीं पर एरर है तो प्लीज अपने नोट्स से देख लेना लिखते टाइम, कई बार याद नहीं रहता है मैं कहाँ पर एरर कर रहा हूँ, तो उस एरर को जरूर चेक करना। वैसे कभी कभी मैं पढ़ाते टाइम जानबूझ के भी एरर करता हूँ, लेकिन वो एरर यहाँ पर कोशिश कर रहा हूँ ना हो, तो आदत में आ जाती है, गलतियाँ होने लगती हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक आता है। अच्छा, इसमें प्लीज मैं थोड़ा सा टर्म सारी बता दूं नेक्स्ट टॉपिक पे जाने से पहले। डेल्टा एक्स, हर जगह जहां भी डेल्टा एक्स लिखा हुआ है चेंज इन पोजीशन। डेल्टा लैम्डा का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। डेल्टा ई का मतलब होता है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी या अनसर्टेनिटी इन काइनेटिक एनर्जी। डेल्टा वी का मतलब होता है अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी। अच्छा, एक क्वेश्चन कई बार पूछते हैं कि किसी एक क्यूब के अंदर कोई एक पार्टिकल मूव कर रहा है, पार्टिकल की कुछ उसमें पूछा गया है कि उसमें डेल्टा पी कैलकुलेट करो, मोमेंटम कैलकुलेट करो, अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालनी है। तो जब आप अनसर्टेनिटी पोजीशन निकालते हैं तो उसकी आपको क्यूब की एज लेंथ वगैरह पता होती हैं, तो आप उसमें बॉडी डायगोनल निकालो। वो डायगोनल, जो बॉडी डायगोनल होगा वो उसकी अनसर्टेनिटी इन पोजीशन होगी। तो कई बार बच्चे उसमें ए लेके क्वेश्चन कर रहे होते हैं, उससे एरर आती है।
क्लियर? चलिए नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या है, क्वांटम नंबर्स। हाँ एक्चुअली अब टॉपिक एक्चुअली आ गया श्रोडिंजर। तो मैंने श्रोडिंजर से पहले ये सब बताना ठीक समझा कि मैं यहाँ आपको ये चीज़ें एक्सप्लेन कर दूँ कि क्या क्या हम लोग इसमें पढ़ रहे हैं। क्वांटम नंबर्स, 4 टाइप के क्वांटम नंबर होते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्या होता है भाई, इसे हम एन से रिप्रेजेंट करते हैं। ये पहले तो बता दूं, ये तीनों क्वांटम नंबर, पहले तीनों प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, दीज आर द कांस्टेंट ऑफ श्रोडिंजर इक्वेशन। श्रोडिंजर इक्वेशन से कैलकुलेट होते हैं। और चौथा जो स्पिन क्वांटम नंबर है वो आर्बिट्रेरी कांस्टेंट होता है, उसे श्रोडिंजर से डिराइव नहीं किया गया है, श्रोडिंजर से नहीं आता है, उसे ऐसे ही सपोज किया गया है। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू हमारे पास क्या होंगी, n इक्वल टू 1 2 3 4 5 कुछ भी इन्फिनिटी तक हो सकती हैं, होल नंबर्स में होंगी। ये शेल नंबर कहलाता है, इसको हम शेल नंबर भी बोलते हैं, ऑर्बिट नंबर भी बोलते हैं, एटसेट्रा। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने आते हैं, यानी एक पर्टिकुलर शेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू होगा 2n²। यानी नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स कितने होंगे एक पर्टिकुलर शेल में, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स का मतलब है मैं बोल रहा हूँ m, नंबर ऑफ ऑर्बिटल यानी जो बॉक्सेस जिसमें इलेक्ट्रॉन भरते हैं, दैट इज n²। ये चीज इसी टाइप से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं। एजीमुथल क्वांटम नंबर क्या होता है, l। एजीमुथल क्वांटम नंबर सब शेल कहलाता है। सब शेल में आप इसकी जो वैल्यू होती है एल की वैल्यूज वो 0 से स्टार्ट होती हैं और n-1 तक जाती हैं। कुल मिला के सब शेल आप कैसे समझना, अगर n इक्वल टू 1 है तो उसमें एक सब शेल होगा, अगर n इक्वल टू 2 है तो उसमें 2 सब शेल होंगे, अगर n इक्वल टू 3 है तो उसमें 3 सब शेल होंगे। क्लियर? यानी हम यहाँ बोल सकते हैं नंबर ऑफ सब शेल इक्वल टू प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सीधी सी बात है। और L की वैल्यू मैंने बोला 0 से, तो आप मेन चीज में याद रखो 0 से क्या आप हमेशा लिखना 0 1 2 3 4 5 इस टाइप से कुछ भी वैल्यू। और ये जो 0 है वो हमेशा S सब शेल को रिप्रेजेंट करेगा, 1 P को D F G इस टाइप से आप ये सारी वैल्यूज आगे भी लिख सकते हैं। तो आपको मेनली इस बात को ध्यान रखना है, कई बार लिखा होता है L इक्वल टू, तो आपको L इक्वल टू है इसका मतलब D सब शेल की बात कर रहा है, आपको उसमें बाय डिफॉल्ट ये चीज समझ में आनी चाहिए। तो जब आप L की वैल्यू निकाल लेते हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि आपके सब शेल के लिए थ्योरी पढ़ रहे हैं। बच्चे इसको छोड़ के बाकी सब पढ़ते हैं, जबकि यही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब आप फिल कर भी लोगे। एक ऑर्बिटल बोलते हैं मतलब एक बॉक्स, जैसे हम कई बार बोलते हैं p ऑर्बिटल्स, यानी p ऑर्बिटल्स मतलब p के सारे बॉक्स। और जब हम p ऑर्बिटल बोलते हैं एक बॉक्स, d ऑर्बिटल बोलते हैं एक बॉक्स, s ऑर्बिटल उसमें तो एक बॉक्स ही होता है, तो f ऑर्बिटल यानी उसके भी एक बॉक्स। जब हम ऑर्बिटल्स नहीं ऑर्बिटल यानी एक बॉक्स की बात कर रहे हैं, और कभी भी आ जाए कि d ऑर्बिटल में कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो d ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन से ज्यादा नहीं आ सकते, यानी मैक्सिमम किसी भी एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन भरे जाने। तो कई बार ऑर्बिटल्स का भी क्वेश्चन में गड़बड़ कर देते हैं बच्चे। हाँ अगर ये आ जाए डी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं मैक्सिमम, तो फिर आप जानते हैं पांचों बॉक्स में इलेक्ट्रॉन कितने मैक्सिमम भरे जा सकते हैं, वो क्वेश्चन आप उस हिसाब से देख सकते हैं। नेक्स्ट आता है हमारे पास मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को m से रिप्रेजेंट करते हैं। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m की वैल्यू क्या होगी, -l से लेकर +l तक। यानी अगर l इक्वल टू 0 है तो m इक्वल टू 0 होगा, अगर l इक्वल टू 1 है तो m इक्वल टू 3 वैल्यू मिलेंगी, +-1 और 0। इसका मतलब आप -1 बोल सकते हैं, 0 बोल सकते हैं, +1 बोल सकते हैं, ये 3 वैल्यू मिलेंगी। इसीलिए आपको मैंने बोला कि p l का मतलब है p, अगर l का मतलब p है तो यहाँ पर L का मतलब P है, इसका मतलब ये कि इसमें 3 बॉक्स होते हैं, एक PX होता है, PY होता है, PZ होता है, इन तीनों को नाम दिया गया। अब इसका मतलब ये नहीं कि +1 लास्ट वाले को देना है, किसी को भी कोई भी नंबर आप दे सकते हैं, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। यानी किसी एक को -1 बोला जाएगा, किसी एक को 0 बोला जाएगा, किसी एक को +1 बोला जाएगा। स्पिन क्वांटम नंबर, किसी बॉक्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं। अब जब इलेक्ट्रॉन को हम फिल करते हैं तो एक अपवर्ड डायरेक्शन में शो करते हैं, एक डाउनवर्ड। तो हम किसी एक इलेक्ट्रॉन को +½ वैल्यू बोलते हैं, +½ और किसी दूसरे इलेक्ट्रॉन को हम s इक्वल टू -½ बोलते हैं, ये वैल्यूज।
ओके, अब किसको प्लस हाफ बोल सकते हैं? तो आप किसी को भी प्लस हाफ बोल सकते हैं और किसी को भी माइनस हाफ बोल सकते हैं। ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि जो अपवर्ड है, जिसे हम बोलते हैं क्लॉकवाइज डायरेक्शन, उसके लिए प्लस हाफ बोलेंगे, या जो डाउनवर्ड है उसके लिए माइनस हाफ बोलेंगे। ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। किसी भी डायरेक्शन वाले को आपको एक बार फिक्स करना पड़ेगा, किसी को भी आप प्लस हाफ और किसी को भी माइनस हाफ। लेकिन एक बार अगर आपने अपवर्ड वाले को प्लस हाफ बोल दिया तो हर बार फिर आप अपवर्ड वाले इलेक्ट्रॉन को प्लस हाफ ही बोलेंगे, क्लॉकवाइज बोलते हैं उसको, राइट। लेकिन अगर आपने डाउनवर्ड वाले को पहले प्लस हाफ बोल दिया, फिर आप हर बार उसे प्लस हाफ ही बोलेंगे। तो ये आपको एक बार डिसाइड करना है। और क्या बताना, नेक्स्ट शेप ऑफ ऑर्बिटल्स, बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक आ गया भैया अपना, शेप ऑफ ऑर्बिटल्स। एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, इनके हम शेप की बात कर रहे हैं। बड़ा समझना ध्यान से। यहाँ पर एस ऑर्बिटल क्या होता है? एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल होता है, एक स्फीयर होता है। इसमें जो वेव फंक्शन की वैल्यू होती है वो या तो प्लस होगी या माइनस होगी। मैंने या तो माइनस माइनस बनाया या प्लस प्लस बनाया। ये न्यूक्लियस होती है, ये सेंटर से लेफ्ट राइट जो भी है। तो एस ऑर्बिटल की जो शेप होती है वो स्फेरिकल होती है। इसमें नोडल प्लेन नहीं होते हैं, कोई नोडल प्लेन नहीं होगा। अब इसमें नोडल प्लेन होते क्या है? नोडल प्लेन जहां पर इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी 0 हो उसे नोडल प्लेन बोलते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन सब जगह प्रेजेंट होंगे। स्फीयर है तो ये स्फीयर इलेक्ट्रॉन क्लाउड का ही बना होता है। तो इसमें तीनों डायरेक्शन में सब जगह इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी होगी, तो इसमें नोडल प्लेन नहीं मिलेगा। अच्छा, जब भी हमें नोडल प्लेन निकालना है, नोडल प्लेन, तो मैं आपको बता दूं नोडल प्लेन की वैल्यू एल होती है। तो अब वैसे ही सोचो, यहाँ पर एस ऑर्बिटल के लिए एल की वैल्यू क्या है? 0, यानी इसमें 0 नोडल प्लेन, बस बात खत्म, 0 नोडल प्लेन्स। इसके बाद आता है हमारे पास पी ऑर्बिटल। पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में 3 बॉक्सेज होते हैं, हम जो पढ़ के आए। इसे हमने नाम दिया एक पी एक्स, पी वाई और पी जेड। ये एक्चुअली अगर आप ध्यान से देखें तो ये तीनों पी एक्स, पी वाई, पी जेड 90 डिग्री पे होते हैं एक दूसरे से, और ये कोई भी सेंटर से डिफरेंट डिस्टेंस पे नहीं होते। पी एक्स, पी वाई और पी जेड की जो डिस्टेंस है सेंटर से, न्यूक्लियस से, वो सेम डिस्टेंस पे होते हैं। तो ऐसा कभी मत सोचना कि हम पी एक्स को पहले लिखते हैं तो पी एक्स नियरेस्ट हो गया और पी वाई उससे बाद हो गया पी जेड, ऐसा कुछ नहीं होता है। कई बार जब हम क्लास में पढ़ाते हैं, बच्चों से बात करते हैं, तो इस टाइप की डाउट बच्चे पूछने लगते हैं। पी एक्स, पी वाई, पी जेड सेम डिस्टेंस पे न्यूक्लियस है। ओके, अब पी एक्स का मतलब है एक्स एक्सिस पर, इसका शेप डम्बल शेप होता है। डम्बल शेप बोल दिया, वो समझ लेना ना। तो डम्बल शेप का मतलब है, जैसे मैंने यहां पर ये मान लीजिए एक्स एक्सेस है, ये वाई एक्सेस है। तो जो हम एक्स एक्सेस से बात कर रहे हैं तो इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स एक्सेस पे मिलेगा। ये एक्स एक्सेस पे मिलेगा तो ये जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलता है, इसको बोलते हैं हम लोग पी एक्स। अच्छा, यहां पर जो साई की वैल्यूज होंगी, वो साई की वैल्यूज क्या होंगी? इधर साई की वैल्यू पॉजिटिव होगी, यहां पर साई की वैल्यू नेगेटिव होगी। साई की वैल्यू नेगेटिव होगी। इसी टाइप से पी वाई, अब क्यों होगा? क्योंकि आपको पता है इधर एक्स की वैल्यू, अगर आप क्वाड्रेंट देखें तो यहाँ एक्स पॉजिटिव होता है, इधर एक्स माइनस एक्स होता है, तो यहाँ माइनस एक्स नेगेटिव होगा और प्लस एक्स आई पॉजिटिव होगा। इसी टाइप से पी वाई, अगर हम वाई एक्सेस से बात करते हैं तो पी वाई में ये लोब्स होंगे, ये वाई एक्सेस है वाई। तो यहां पर ये पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, तो यहां पर प्लस वैल्यू होगी या माइनस होगी। इसी टाइप से यहां पर पी जेड होगा।
मान लीजिए ये जेड डायरेक्शन है, जेड, तो ये जेड यहाँ पर प्लस में होगा या माइनस में होगा, तो ये पॉजिटिव है। ये जो साई की वैल्यू है, साई मतलब होता है वेव फंक्शन, अभी श्रोडिंगर में आएगा, उसको डिस्कस करेंगे साई, तो ये पॉजिटिव और नेगेटिव होंगे, ये वैल्यूज लिखी गई हैं। अच्छा, यहाँ पर नोडल प्लेन कितने होंगे, तो आप जरा ध्यान से देखो, यहाँ पर नोडल प्लेन आपको पता है 1 होगा, क्योंकि एंगुलर नोड इक्वल टू क्या होता है, मैंने सॉरी नोडल प्लेन इक्वल टू क्या होता है, एल इक्वल टू 1 है, क्योंकि पी एक्स हो या पी वाई हो या पी जेड हो, तो एल इक्वल टू तो 1 ही रहेगा ना। अब पी एक्स में इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो एक्स एक्सिस पे है, तो कौन से प्लेन में नहीं है, यानी एक्स को छोड़ दो तो बचा कौन सा, वाई जेड प्लेन बचा है, तो ये वाई जेड प्लेन होगा। इसी टाइप से इसमें कौन सा, अब पी वाई पर तो इलेक्ट्रॉन है, तो फिर इसमें बचा कौन सा, एक्स जेड प्लेन, इसमें कौन सा प्लेन बचा, एक्स वाई प्लेन। इस टाइप से आप प्लेन। डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल में डबल डम्बल शेप होती है, ये डी ऑर्बिटल के बॉक्सेज हैं, 1 2 3 4 5, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, डी जेड स्क्वायर। तो इसमें ये तीनों ये शेप होते हैं हमारे पास नॉन एक्सियल, और ये होते हैं हमारे पास एक्सियल। इसको हम बोलते हैं T2G ग्रुप, और इसको बोलते हैं EG। मैं एक शेप बना देता हूं, बाकी फिर आप अपने हिसाब से पढ़ते रहना और बना लेना। मान लीजिए मैंने यहाँ पर x और y को लिया, तो ये DXY हो गया, ये DXY के बीच में आएंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड। यहाँ पर आप देखो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, तो XY है ये टर्म, तो ये पॉजिटिव क्वाड्रेंट है, ये पॉजिटिव वैल्यू होगी x की, ये y की पॉजिटिव वैल्यू होगी, इधर -x होगा और इधर -y होगा। तो आप x इंटू वाई, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये नेगेटिव होगा, ये नेगेटिव होगा, यानी इसमें अपोजिट लोब्स पर सेम साइन होता है। अब सेम साइन क्यों होता है, क्योंकि यहाँ एक्स वाई डाल के देखो, यहाँ एक्स भी नेगेटिव था और वाई भी नेगेटिव था, तो अगर नेगेटिव नेगेटिव करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ एक्स वाई का इंटू करके देखो, यहाँ एक्स क्या था, नेगेटिव, और वाई क्या था, पॉजिटिव, अगर वाई और एक्स इनका इंटू करेंगे तो आपको वैल्यू नेगेटिव ही मिलेगी। इसी टाइप से यहाँ पर एक्स वाई की वैल्यू, एक्स की भी पॉजिटिव है और वाई भी पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। यहाँ पर देखो एक्स वाई का इंटू करेंगे तो यहाँ एक्स पॉजिटिव है बट वाई नेगेटिव है, तो जब आप इनकी वैल्यू को इंटू करेंगे तो ये वैल्यू नेगेटिव हो जाएगी। तो इस टाइप से इनकी कैलकुलेशन की जाती है। अच्छा, इसमें नंबर ऑफ नोडल प्लेन कितने होंगे, अब डी एक्स वाई का ये डायग्राम है हमारे पास, किसका, डी एक्स वाई का, तो एल इक्वल टू 2 नोडल प्लेन होना चाहिए। अब 2 नोडल प्लेन में मेन बात समझो, यहाँ पर कौन कौन से होंगे, एक्स वाई प्लेन में तो इलेक्ट्रॉन्स आ गए ना, तो इसमें जो बचा एक्सिस कौन सा बचा, जेड, तो अब आप एक्स को जेड के साथ और वाई को जेड के साथ मर्ज कर दो, यानी हमारे पास 2 प्लेन मिलेंगे, एक मिलेगा एक्स जेड और एक मिलेगा वाई जेड। इसी टाइप से आप डी वाई जेड डी जेड एक्स बना लेना, राइट। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ डी एक्स स्क्वायर के लिए, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए सब। चलिए, तो अब आप यहाँ पर डी एक्स वाई के बाद डी वाई जेड और डी जेड एक्स के लिए आप लोग बना लीजिएगा, सही है ना, बिल्कुल सेम इसी टाइप की थ्योरी अप्लाई करना जो मैंने यहाँ बताया हुआ है। अब हम बात करते हैं एक्सियल वाले डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के लिए। इसमें इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे मिलता है, तो एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे मिलता है, तो यहाँ पर आपको ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, ये एक्स है, ये वाई है, ये एक्स माइनस एक्स है और ये माइनस वाई है। तो आप देखो यहाँ पर, अब यहाँ पर इस लोब में केवल एक्स की वैल्यू के अकॉर्डिंग साइन आ जाएगा, एक्स इधर पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव रहेगा यहाँ पर, इसी टाइप से। अब आप देखो यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का टर्म, तो अब आप जरा समझना कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर है और वाई की वैल्यू 0 है, तो यहाँ पर पॉजिटिव स्क्वायर और माइनस 0 स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू पॉजिटिव ही आएगी। इसी टाइप से यहाँ पर अगर आप देखेंगे इस जगह, तो हमें क्या वैल्यू मिलेगी, इस जगह बताता हूं पहले। अब आप देखो यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अब एक्स की वैल्यू क्या है, नेगेटिव,
एक्स की वैल्यू नेगेटिव स्क्वायर करो माइनस जीरो स्क्वायर करो, तो यहाँ पर नेगेटिव का स्क्वायर करोगे तो साइन का आ जाएगा पॉजिटिव बन गया। इसी टाइप से यहाँ पर आओ, ये इसमें हम बात कर रहे हैं एक्स की वैल्यू क्या है जीरो स्क्वायर माइनस वाई की वैल्यू क्या है पॉजिटिव स्क्वायर, तो पॉजिटिव स्क्वायर, और इसे सॉल्व करेंगे और बाहर ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन है तो अल्टीमेटली ये नेगेटिव आ जाएगा। ऐसे इसमें भी ट्राई कर लेना, यहाँ पर भी आपके पास नेगेटिव साइन मिलेगा, यानी इन दोनों जगह नेगेटिव साइन आएगा, इन दोनों लोब से पॉजिटिव साइन आएगा। इसमें दो नोडल प्लेन होंगे, लेकिन वो नोडल प्लेन बिटवीन दी एक्सेस एग्जिस्ट करेंगे, तो उनके नाम नहीं हो सकते, लेकिन इसमें दो नोडल प्लेन होंगे जो बिटवीन दी एक्सेस एग्जिस्ट करेंगे, तो मैं नाम नहीं बोल पाऊंगा उनका, लेकिन आपको पता है नोडल प्लेन L = 2 होता है, तो यहाँ पर 2 नोडल प्लेन मिलेंगे। एक और आता है हमारे पास DZ²। में नंबर ऑफ नोडल प्लेन नहीं होते, ये एक्सेप्शन केस है, हर जगह चलता है L = 2, लेकिन DZ² में नहीं चलता, ये एक्सेप्शन है। इसमें DZ² पर यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्लाउड होना चाहिए, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ नहीं मिलता, वो पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्चुअली यहाँ स्फीयर में मिलता है, यहाँ एक स्फीयर आ जाता है, और स्फीयर आ गया तो अब इसमें नोडल प्लेन नहीं हो सकता, तो जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड यहाँ होना चाहिए था उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड की जगह नोडल कोन बन जाती है, खाली जगह हो जाती है, यानी वहाँ इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी 0 हो जाती है, तो ये नोडल कोन मिलती है, तो यहाँ दो नोडल कोन बन जाते हैं एक तरह से। नेक्स्ट है हमारे पास पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। ये प्रिंसिपल आप लोग पढ़ लीजिएगा, अब इसमें मेरा टाइम वेस्ट काफ़ी हो रहा है तो मैं इनको छोड़ देता हूँ। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, हंट्स रूल वगैरह वगैरह, आप प्रिंसिपल फुलफिल आप खुद रीड कर लीजिएगा इनको। मैं डायरेक्ट आपको थोड़ा श्रोडिंजर के बारे में बता देता हूँ। ये कुछ फॉर्मूले मैंने लिखे हैं, मैग्नेटिक मोमेंट पे इस बार क्वेश्चन भी आया था मेंस में, इनको प्लीज़ आप पढ़ के जाओ, ये फॉर्मूले बड़े इंपॉर्टेंट है। मैग्नेटिक मोमेंट के लिए फॉर्मूला √n इन ब्रैकेट n+2, राइट, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम h/2 √L n ब्रैकेट l+1, मल्टीप्लिसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन n/2, n मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, स्पिन मल्टीप्लिसिटी n+1, n अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, और ये स्पिन एंगुलर मोमेंटम h/2 √S n ब्रैकेट s+1। अब मैं श्रोडिंजर के कुछ ग्राफ बता दूँ जल्दी से जल्दी आप लोगों को, उनको समझ लो आप लोग क्या क्या ग्राफ है हमारे। चलिए, ये वेव मैकेनिकल मॉडल होता है, श्रोडिंजर ने कुछ फॉर्मूले ड्राइव किए थे, इसमें आप देख लो यहाँ पर जिस साई की बात मैं करता था वो ये थी, ओके। तो यहाँ पर मैंने ये वेव एक इलेक्ट्रॉन वेव बनाई है। इलेक्ट्रॉन वेव में जो आप देखो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस एम्पलीट्यूड कहलाता है। इस एम्पलीट्यूड को यहाँ पर हम साई से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि साई की वैल्यू पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, ये याद रखना है आपको, राइट। तो यहाँ पर आप देखो ये फॉर्मूला है उसका जो उसने बताया था हमें। यहाँ पर m का मतलब मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, h का मतलब होता है प्लैंक कांस्टेंट, E टोटल एनर्जी, V पोटेंशियल एनर्जी, और साई वेव फंक्शन, यानी हम यहाँ पर वेव फंक्शन की बात करते हैं। ग्राफ कुछ इस टाइप से बनते हैं। तो पहली बात तो ये डायरेक्ट ग्राफ बता देता हूँ, किसी का भी ग्राफ बनाने को आ जाए, ग्राफ पहचानने को आ जाए तो कैसे। सबसे पहले तो आप याद रखें नंबर ऑफ रेडियल नोड होते हैं n-l-1, नंबर ऑफ एंगुलर नोड होते हैं l, और टोटल नंबर ऑफ नोड का भी पूछा जाए टोटल नोड, तो टोटल नोड हमारे पास होगा, इन दोनों को ऐड कर दो तो टोटल नोड इक्वल टू आ जाएगा n-1, राइट। और एक और फॉर्मूला आता है नंबर ऑफ पीक्स के लिए, नंबर ऑफ पीक का फॉर्मूला यहाँ यूजफुल है, तो नंबर ऑफ पीक होता है n-l, तो यहाँ पर यूज करेंगे इसको रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। एक दूसरी बात, एस के सारे ग्राफ नॉन जीरो से, जब आप साई और साई स्क्वायर के ग्राफ बनाए, साई एंड साई स्क्वायर ग्राफ, तो एस के ग्राफ यानी एस ऑर्बिटल के ग्राफ सारे नॉन जीरो से स्टार्ट करने हैं। अब जैसे 1s का ग्राफ है तो सबसे पहले 1s के ग्राफ में देखो नंबर ऑफ रेडियल नोड कितनी होंगी, तो नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालेंगे n-l-1, ये सारे ग्राफ रेडियस के साथ हैं। ये नहीं सोचा था कि इतना टाइम लग जाएगा इस चैप्टर में। आप तो मैं थोड़ा जल्दी बता रहा हूँ, आप लोगों को रिवीजन कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। तो सुनो, यहाँ पर साई 1s का ग्राफ, तो इसमें रेडियल नोड निकालो, जैसे 1s आ गया आप रेडियल नोड निकालो, रेडियस के साथ है, रेडियल नोड रेडियस के साथ ही मिलेगी। यहाँ पर n की वैल्यू कितनी है 1s में, आप देखो ये 1s लिखा है, तो 1 माइनस s की वैल्यू 0 माइनस 1 इक्वल टू कितना आ गया 0, इसमें का मतलब इसमें रेडियल नोड नहीं होगा। और अभी मैंने बोला कि s का ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉन जीरो से, यानी यहाँ से कहीं से स्टार्ट कर दो, यहाँ से स्टार्ट कर दो, तो ये कभी भी एक्स एक्स को टच नहीं करेगा, क्योंकि जैसे इसने एक्स एक्स को टच किया वहाँ रेडियल नोड 0, यानी अगर करेगा तो इनफाइनाइट पे जाके करेगा, बस सीधी सी बात ये।
और आप देखो अगर ये नीचे नहीं जा रहा है एक्स एक्स के, इसका मतलब इसकी वैल्यू पॉजिटिव होगी। तो मैंने आपको बताया था कि साई की वैल्यू एस ऑर्बिटल के लिए या तो केवल पॉजिटिव होती है या केवल नेगेटिव। एक ग्राफ और मैं यहाँ बताता हूँ साई का ग्राफ, वो ये वाला। अगर आप 1s के लिए बना रहे हैं साई 1s का ग्राफ, तो ये ग्राफ ऐसे बनता, तो इस टाइप से ये इसको टच नहीं करता, या तो केवल वैल्यू नेगेटिव होती। तो ये ग्राफ भी होता है, ये नहीं बताते हैं तो बच्चों को मैं रिविजन में नहीं एक्सप्लेन करना चाहता था। चलिए खैर, साई स्क्वायर 1s का ग्राफ। अब साई स्क्वायर 1s का ग्राफ यानी कि इसका स्क्वायर कर दो तो इसका वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ग्राफ ही बनेगी, पॉजिटिव में ही जाएंगे इसके ग्राफ नेगेटिव में कभी नहीं जाएंगे, क्योंकि नेगेटिव भी अगर होगा वैल्यू तो उसका स्क्वायर कर देंगे तो पॉजिटिव होगा। अच्छा, अब साई 2s का ग्राफ। साई 2s, फिर से वही बात, इसमें नंबर ऑफ रेडियल नोड निकालो। रेडियल नोड निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 2 माइनस 0 माइनस 1 यानी 1 होगी रेडियल नोड। तो रेडियल नोड 1 है तो इसका ग्राफ क्या होगा, तो ठीक है, ग्राफ कहाँ से स्टार्ट होगा, नॉन जीरो से, यानी कि ये ग्राफ एक बार तो इसको टच करेगा और फिर उसके बाद टच नहीं करेगा, तो ये रेडियल नोड मिल गई, राइट। अब साई स्क्वायर 2s का ग्राफ, लेकिन साई स्क्वायर 2s में साई स्क्वायर हो गया तो अब नेगेटिव में तो नहीं जा सकता, क्योंकि ये वैल्यू पॉजिटिव ये वैल्यू नेगेटिव। तो साई स्क्वायर 2s में ग्राफ तो यहीं से स्टार्ट होगा, लेकिन ये ग्राफ अब इस टाइप से बनेगा। साई स्क्वायर ग्राफ कभी भी नीचे नहीं जाएगा एक्सिस में, तो यहाँ पर ये पॉजिटिव वैल्यू, ये भी पॉजिटिव वैल्यू है। इसी टाइप से साई 2p का ग्राफ, अब p का ग्राफ आ गया तो अब p का ग्राफ जीरो से, यानी कि s के अलावा सारे ग्राफ जीरो से स्टार्ट होंगे, p d f कोई भी हो। तो साई 2p का ग्राफ हम बना रहे हैं। 2p का ग्राफ क्या होगा, इसमें रेडियल नोड निकालो। रेडियल नोड इक्वल टू कितना होगा हमारे पास, n माइनस एल माइनस वन, 2 माइनस वन माइनस वन इक्वल टू 0। इसका मतलब ग्राफ यहाँ से तो स्टार्ट होगा, लेकिन ये कभी भी एक्स एक्स को टच नहीं करेगा। कई बार बच्चे इसमें क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि सर यहाँ पर जो ग्राफ आप बना रहे हैं वो ग्राफ में ये यहाँ सेंटर पे तो टच कर रहा है, सेंटर पर रेडियस कितनी होती है, 0। सेंटर पर रेडियस नहीं होती, रेडियस की कोई लेंथ नहीं होती, तो वहाँ रेडियल नोड की बात ही नहीं होती। तो कई बार बच्चे यहाँ पर 0 वाले पॉइंट पर भी रेडियल नोड ढूंढने लगते हैं, सर ये टच तो कर रहा है, वहाँ नहीं काउंट होगी। साई स्क्वायर के ग्राफ बनाएंगे तो इस टाइप से बन जाएगा, ये उसका थोड़ा हाइट चला जाएगा क्योंकि वो साई स्क्वायर ग्राफ है। इसी टाइप से 3s का ग्राफ बना लेना आप लोग, और 3p वगैरह के लिए ग्राफ बनाना, ठीक ना। इसमें ग्राफ में बस इतना याद रखना है आपको कि जो नेक्स्ट पीक होगी उसकी हाइट कम होती चली जाएगी। अब आते हैं रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में। रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में एक बात कॉमन है, वो ये चाहे एसपीडीएफ किसी के भी ग्राफ हो, सारे के सारे ग्राफ जीरो से स्टार्ट होने हैं। क्योंकि आप जब रेडियल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन में बनाने जा रहे हैं तो 4 पाई आर स्क्वायर आर रेडियल वेव फंक्शन है, ये रेडियल वेव फंक्शन। तो यहाँ पर आर प्रेजेंट है, आर रेडियस है, और आप यहाँ पर रेडियस के साथ ग्राफ बना रहे हैं, तो आर की वैल्यू 0 रखोगे तो ये टर्म भी 0 हो जाएगी और ये टर्म भी 0 है, तो ये टर्म में तो सारे ग्राफ 0 से स्टार्ट होंगे। ये बात आपको याद रखनी है, पहली बात तो ये। अब सेम उसी पैटर्न में बनाने हैं। अब हम 1s का ग्राफ बनाने जा रहे हैं, तो इसमें भी रेडियल नोड निकालो। रेडियल नोड कितनी होंगी, n माइनस एल माइनस वन, 1 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 0। ग्राफ तो यहाँ से स्टार्ट होगा, लेकिन वो एक्स को टच नहीं करेगा, इस टाइप से ग्राफ रहेगा। अब इसमें ग्राफ इस टाइप से जाएगा तो नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी, इसमें मैंने कहा था नंबर ऑफ पीक निकालना पड़ता है। तो नंबर ऑफ पीक होता है n माइनस एल, और n की वैल्यू 1 माइनस 0। तो आप देखो यहाँ पर 1, तो ये 1 पीक मिली, और जहाँ तक हाईएस्ट पीक होती है वो r मैक्सिमम कहलाती है। इसी टाइप से 2s का ग्राफ, 2s के ग्राफ में रेडियल नोड निकालो कितनी होंगी। रेडियल नोड हमारे पास होगा n माइनस एल माइनस वन, एन की वैल्यू 2 माइनस 0 माइनस 1 इक्वल टू 1। और नंबर ऑफ पीक्स कितनी होंगी, नंबर ऑफ पीक्स, तो नंबर ऑफ पीक्स देखो n माइनस एल यानी 2 माइनस 0 इक्वल टू 2। मैं ये बार बार इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप याद कर लें इसको अच्छे से। तो ठीक है, अब आप यहाँ से ग्राफ बनाओ, तो नंबर ऑफ पीक 2 चाहिए, लेकिन रेडियल नोड एक ही, तो यहाँ से ग्राफ स्टार्ट हुआ, ये इसको टच करेगा, बिल्कुल टच करेगा, फिर ये देखो नेक्स्ट पीक पहले से ज़्यादा हाइट की बनाई है, तो इसमें हाइट बढ़ जाती है नेक्स्ट पीक की, और ये कहलाएगा आर मैक्सिमम 1, और यहाँ तक कहलाएगा आर मैक्सिमम 2, R2, राइट। और इस टाइप से आप 2s के, ये इसी टाइप से आपको बाकी सभी ग्राफ्स की प्रैक्टिस करनी है। क्लियर। और बस आज के लिए इसके लिए रिवीजन इतना ही।